शूजिंग एक टॉपर स्टूडेंट थी जिसे कोरिया की यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिला था। उसकी मॉम नहीं थी, इसलिए अपने छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। वो अपने भाई के रात भर गेम खेलने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मैक्स लेवल पर ना पहुंचने पर उसके क्लासमेट्स भाई का मजाक उड़ाएंगे, तो उसने अपने भाई को पीछे हटने को कहा। वो सोचती है कि अपने भाई को वो खुद मार सकती है, लेकिन किसी और को उसे परेशान करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगी, और इसीलिए वो कंप्यूटर पर बैठकर अपने भाई की हेल्प करने का फैसला करती है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक हैंडसम और डैशिंग प्लेयर वहाँ आता है जिसके पास टॉप लेवल के हथियार थे, और इस प्लेयर का नाम भी बड़ा दमदार था, हे यान लॉन्ग। शूजिंग के जबरदस्त सपोर्टिंग स्किल्स से वो बहुत इम्प्रेस हुआ था, और जिस तरह वो हमेशा आगे बढ़कर शूजिंग को प्रोटेक्ट करता था, उससे शूजिंग को वो सेफ्टी वाली फीलिंग आई जो उसे रियल लाइफ में कभी नहीं मिली थी। एक दिन शूजिंग ने उसे बताया कि वो एक लड़की है और उसे छोटा भाई कहकर ना बुलाया जाए। हे यान लॉन्ग पूरी तरह से शॉक हो गया था। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, और बस यहीं से उसकी भाई वाली फीलिंग धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। प्यार में पड़े ये दोनों हर रोज एक दूसरे से दिल की ना जाने कितनी बातें करते थे, और इन्हीं बातों से शूजिंग को एहसास हुआ कि यही वो इंसान है जो उसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर पहली बर्फबारी का मौसम आता है और शूजिंग अपने गिल्ड की पहली ऑफलाइन मीटअप में जाती है। असल में वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो इसलिए थी क्योंकि फाइनली वो अपने हे यान लॉन्ग ओप्पा से मिलने वाली थी, जिसके बारे में वो दिन रात सोचती थी। वहाँ सबसे पहले शिया जेन आती है, जो गिल्ड की लीडर थी और गेम से भी ज्यादा फेमिनिन लग रही थी। बातों के बीच सभी लोग हे यान लॉन्ग के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक हैंडसम सा लड़का उनकी तरफ आता है। उसे देखकर शूजिंग की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो स्माइल करने लगती है, क्योंकि यही तो उसके सपनों के हे यान लॉन्ग ओप्पा की परफेक्ट इमेज थी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो हैंडसम लड़का मुड़कर दूसरी टेबल पर चला जाता है और सीधा उनकी तरफ वो लड़का आता है जो उसके पीछे चल रहा था। शूजिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और इस एक पल में उसके सारे खूबसूरत सपने टूटकर बिखर गए थे। उस लड़के ने कहा कि वो उन सब से मिलकर बहुत खुश है। फिर वो थोड़ा हिचकिचाता है और बताता है कि वही हे यान लॉन्ग है। ये सुनकर शूजिंग हैरानी से पूछती है, यान लॉन्ग ओप्पा? वो लड़का उसे हेलो कहता है और उसे स्ट्रॉबेरी नाम से बुलाता है। ये सुनकर शूजिंग का तो खून ही खौल जाता है। ऐसे लड़के के मुंह से अपना नाम इतने प्यार से सुनकर शूजिंग गुस्से में वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। लेकिन उस लड़के को सिचुएशन बिल्कुल समझ नहीं आती, और वो भागकर बाहर आता है और शूजिंग को रोक लेता है। इतना ही नहीं, वो सबके सामने उसे प्रपोज भी करने लगता है। वो कहता है कि मानता हूँ मैं सिर्फ 15 साल का हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ही मेरी किस्मत में हो। उसने शूजिंग को अपनी उम्र 23 साल इसलिए बताई थी क्योंकि वो जिंदगी भर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये कहने के बाद वो लड़का एक घुटने पर बैठ जाता है और अपनी जेब से पहले से तैयार किया हुआ एक की नेकलेस निकालता है, जो उसके गले में पड़े नेकलेस का ही एक पेयर था। वो शूजिंग से भीख मांगता है कि उसे प्यार करने की इजाजत दी जाए और उसे आजाद कर दिया जाए। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ लग जाती है। उन लोगों की कानाफूसी और हंसी शूजिंग को बहुत ज्यादा बेइज्जत महसूस करा रही थी। इस पर शूजिंग कहती है कि उम्र कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम सर से पांव तक बकवास हो, और तुम्हारा ये फटे हाल लुक देखकर तो घिन आती है। तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में कैद रहो, तुम जैसे पागल और वहमी इंसान। तभी एक आदमी आकर उसे ट्यूशन के लिए चलने को कहता है, लेकिन वो लड़का चिल्लाता है कि मुझे छोड़ो, पर वो आदमी उसे खींच कर ले जाने लगता है। वो चिल्लाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, ऐसा नहीं हो सकता, और उन लोगों से उसे छोड़ने के लिए कहता है। कई सालों बाद शूजिंग को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन एक बार कंपनी की पार्टी के दौरान वो देखती है कि उसका बॉस एक महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी कर रहा है, और उस वक्त वहाँ बैठे बाकी सब लोग खाने में बिजी थे और उन्हें टेबल के नीचे चल रहे इस सीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो डरावना हाथ एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एक आवाज आती है, अरे डायरेक्टर साहब, लगता है आपको अपना ये गंदा हाथ अब नहीं चाहिए। ये कहने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि प्लानिंग डिपार्टमेंट की टीम लीडर थी। उस वक्त वो किसी के भी रोकने के बावजूद नहीं रुकी और उसने उस नए बॉस का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया उस डायरेक्टर की पोस्ट को भरने के लिए। कंपनी को मजबूरन विदेश में पढ़ाई कर रहे फैमिली के वारिस को वापस बुलाना पड़ा। सेक्रेटरी नए बॉस को कहती है, डायरेक्टर पान जुयोन, प्रमोशन के लिए मुबारक हो। पान जुयोन मन ही मन खुश था कि फाइनली उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिल गया। लेकिन तभी सेक्रेटरी उसे एक फाइल देती है
और कहती है कि उसे अपनी टीम लीडर बेक शुजिंग से खास तौर पर सावधान रहना होगा, क्योंकि वो कंपनी की कुख्यात डायरेक्टर किलर है और कुछ वक्त पहले ही उसने एक के बाद एक कई बुरे डायरेक्टर्स की छुट्टी कर दी थी। पान जू योन ने सेक्रेटरी की इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया और उसी रात वो पार्टी करने के लिए एक नाइट क्लब चला गया। देर रात तक ओवरटाइम करने के बाद शुजिंग अपने एक मेल कोलीग को घर छोड़ रही थी। तभी एक चौराहे पर किसी ने उसकी कार को टक्कर मार दी और कार चलाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि नाइट क्लब से निकला पान जू योन था। शुजिंग कार से उतरकर उससे ठीक से बात करने का सोच ही रही थी, लेकिन वो लड़का बड़े ही लापरवाह अंदाज में उससे कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लॉयर से बात कर लेना। ये सुनकर शुजिंग गुस्से में उसका कार्ड वहीं फाड़ देती है और फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेती है। इसी खींचातानी में उसके सनग्लासेस जमीन पर गिर जाते हैं और तब शुजिंग उसका चेहरा ठीक से देख पाती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम जैसा बच्चा यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, और कहती है कि ये कार भी काफी महंगी लग रही है। अगर ये किसी और की नहीं है तो तुम पक्का एक कार स्लेव होगे। वो उसे कार स्लेव बुलाती है, यानी वो लोग जो दिखाते तो महंगी कार हैं पर असल में उनकी जेबें खाली होती हैं। एक टूटी फूटी कार चलाने वाली लड़की से ऐसी बेइज्जती सुनकर पान जू योन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो गुस्से में उससे कहता है कि वो पलक झपकाए बिना उसे हर जाने में एक फरारी खरीद कर दे सकता है, लेकिन उसे सच में एक इमरजेंसी है, इसलिए वो उसके लॉयर से ही बात करे। इसके बाद वो अपने सनग्लासेस उठाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो वापस पलटता है तो देखता है कि वो औरत तो पहले ही उसकी कार में बैठ चुकी है। वो कहती है कि वो उसकी बातों पर कैसे यकीन कर ले और पूछती है कि अब चलना है या नहीं, क्योंकि उसने ही तो इमरजेंसी की बात की थी। पान जू योन को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। पान जू योन बेचारा मजबूर था, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। वो एक अच्छा सा सूट पहनकर हॉस्पिटल पहुंचता है। ये सीन देखकर शुजिंग का दिल पसीज जाता है और उसे अपने बुरे बर्ताव पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन तभी उस लड़के की एक बात से उसका गुस्सा फिर से भड़क जाता है। वो शुजिंग से कहता है 1 मिनट और पूछता है क्या हम पहले कहीं मिले हैं। ये सुनकर शुजिंग सोचती है कि क्या ये लड़का उसे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से में पूछती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगा ऐसा करने से मैं तुम्हें हर्जाना भरने से छोड़ दूंगी। वो भी अकड़ कर कहता है अच्छा ऐसा है क्या। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस आ जाती है, जिसे देखकर शुजिंग का गुस्सा फौरन चिंता में बदल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती वो लड़का फोन पर बात करते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और जल्द ही उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। पान जू योन जिस बूढ़ी औरत के सामने खड़ा था वो ग्रुप की चेयरमैन थी और वो उस चेयरमैन का इकलौता पोता था। चेयरमैन ने उसे आज रात एक एम्प्लॉय की शोक सभा में बुलाया था और उसे वहां बुलाने का एक खास मकसद था। वो चाहती थी कि बाकी एम्प्लॉयज के सामने उसकी एक अच्छी इमेज बने, लेकिन चेयरमैन को ये नहीं पता था कि बच्चे के लिए उनका ये प्यार पान जू योन को अपने बचपन में मिले दुख की याद दिला देगा। जब उसकी दादी ने कहा था कि पान जू योन रोना बंद करो, तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मरा है। पान जू योन ने उसी वक्त से अपने दिल पर ताला लगा लिया था। वापस आने के बाद उसने अपने लिए एक खास जगह भी बनाई थी। उसकी जिंदगी का हर हिस्सा बस एक दिखावा था और यही वो जगह थी जहां वो असल में खुद को आजाद महसूस करता था। रॉक म्यूजिक, एनिमे और एक्शन फिगर्स का शौक, ये सारी चीजें बताती थीं कि वो आज भी वही पहले वाला बचकाना लड़का है। और नाइट क्लब से लौटते वक्त उसने जो पंक स्टाइल कपड़े पहने थे उससे शुजिंग को बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। शुजिंग शियाजेन से शिकायत करती है कि उस लड़के ने कार ठोकने के बाद भी भागा, और सबसे गुस्से वाली बात तो ये है कि उसके कपड़े बिल्कुल एक पागल लड़के जैसे थे, बिल्कुल उसके उस घटिया पहले प्यार की तरह। हालांकि हॉस्पिटल के गेट पर भी वो उसे लाइन मार रहा था, जिसका मतलब है कि उसकी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। ये सुनकर शियाजेन अपने हाथ का काम रोक देती है। उसे यकीन नहीं होता कि शुजिंग खुद अपने उस बुरे अतीत के बारे में बात कर रही है। अगले दिन ऑफिस में एक कोलीग शुजिंग को बताती है कि उसकी प्यारी कार का बम्पर शायद गिर गया है। उस लड़के से हर्जाना न ले पाने की वजह से शुजिंग बहुत गुस्से में थी और इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाल रही थी। लंच के वक्त भी वो कंपनी का मजाक उड़ाती है कि वो लोग इतने कंजूस हैं कि खाने में थोड़ा भी नॉनवेज नहीं डालते, और उसकी ये सारी बातें नए डायरेक्टर पान जू योन ने सुन ली थी, जिससे पान जू योन को लगा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट को कुछ सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही शुजिंग वहाँ से जाने लगी, पान जू योन ने देखा कि वो लड़की तो पिछली रात वाली ही पागल औरत है। सेक्रेटरी ने पूछा आपको क्या हुआ सर। पान जू योन ने कहा
कुछ नहीं, बस किसी ऐसे इंसान को देख लिया जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। पान जू योन जैसे ही ऑफिस में घुसा, सारे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो लोग टीम लीडर बेक शुजिंग से जल्दी जाकर हेलो बोलने को कहते हैं ताकि नए बॉस पर उसका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े। ये सोचकर कि वो पहले ही 3 डायरेक्टर्स से पंगा ले चुकी है, शुजिंग चलते चलते खुद को समझा रही थी कि अगर उसे कुछ बुरा भी लगे तो उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। शुजिंग ने तमीज से 2 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। तभी पान जू योन ने अपनी शर्ट उतारी, जिससे उसकी पीठ पर बना वो दमदार ब्लैक ड्रैगन साफ दिख रहा था। शुजिंग हैरान होकर उसे देखती है। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वहाँ का टेंशन वाला माहौल अचानक रोमांटिक हो गया और उस आदमी ने भी धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर लिया। शुजिंग चिल्लाई, तुम पागल और घटिया इंसान। उसने जवाब दिया, घटिया तो तुम हो, छिपकर मुझे देख रही थी, असली विक्टिम तो मैं हूँ। तभी शुजिंग को एक बुरे ख्याल का एहसास होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये नया बॉस वही लड़का है जिसने कल रात उसकी कार को टक्कर मारी थी। उसने न सिर्फ उस लड़के को बच्चा कहा था, बल्कि उसका कॉलर भी बुरी तरह से खींचा था ताकि वो लड़का काम में उससे बदला न ले। शुजिंग मुस्कुराते हुए उससे मीठी मीठी बातें करने लगी, लेकिन सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि पान जू योन विदेश से लौटा फैमिली का वारिस था, जिसे सबके सामने एक परफेक्ट इमेज में दिखना था। लेकिन शुजिंग ने न सिर्फ उसकी पीठ पर टैटू देख लिया था, बल्कि उसे अजीब कपड़ों में देर रात रेसिंग करते हुए भी पकड़ लिया था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए पान जू योन ने अपने दोस्त को शुजिंग की कोई कमजोरी ढूंढने को कहा, और मीटिंग में भी वो शुजिंग को बहुत तंग करने लगा। उसने जानबूझकर शुजिंग को ऐसे टारगेट्स दिए जिन्हें पूरा करना मुश्किल था, ताकि वो परेशान होकर खुद ही नौकरी छोड़ दे। लेकिन शुजिंग एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी, वो पीछे नहीं हटी और फौरन ही उसने बॉस के साथ एक जबरदस्त बहस शुरू कर दी। सेक्रेटरी क्वोन को समझ नहीं आ रहा था कि वो शुजिंग को क्यों परेशान कर रहा है, इसलिए उसने उसे बताया कि टीम लीडर बेक शुजिंग अपने काम से बहुत प्यार करती है। पान जू योन ने कहा, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बस मेरा एक टारगेट है जिसे मुझे रास्ते से हटाना है। नए बॉस के परेशान करने से शुजिंग बहुत अपसेट थी। तभी उसकी एक कोलीग उसे और परेशान करने लगी। काम में सीनियर होने के बावजूद शुजिंग हमेशा उससे आगे रही थी, और अब जब उसने देखा कि बॉस भी शुजिंग को पसंद नहीं करता, तो वो बॉस की आड़ में शुजिंग को उकसाने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। शुजिंग ने कहा, सीनियर, सिर्फ इसलिए कि हम टॉयलेट में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह से कुछ भी कचरा निकालेंगी। मीटिंग में अपने नीचे काम करने वाली से बेइज्जती सहकर पान जू योन बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने अपने काम के पहले दिन की वेलकम पार्टी में दिन में हुई बेइज्जती का पूरा बदला लेने का प्लान बनाया। वो एम्प्लॉइज के लिए प्यार का नाटक करके बार बार शुजिंग को ड्रिंक ऑफर कर रहा था, और उसने जानबूझकर छोटे कप को बड़े कप से बदल दिया था। कई बोतलें खत्म होने के बाद पान जू योन मन ही मन खुश हुआ कि अब तो तुम हार मान ही लोगी। लेकिन उसे ये देखकर शौक लगा कि शुजिंग ने तो अपना गिलास पूरा ऊपर तक भर लिया था। अब पान जू योन बुरी तरह फंस चुका था, और उसे मजबूरी में बहुत सारे कोलीग्स के सामने एक के बाद एक ड्रिंक पीनी पड़ी। सेक्रेटरी क्वोन टीम लीडर बेक शुजिंग की काबिलियत को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अपने बॉस को बचाने के लिए वो सिर्फ इतना ही कर सकती थी कि वो बाकी लोगों को वहाँ से जल्दी से लेकर चली जाए। और जैसा कि सोचा था, कुछ ही देर में पान जू योन नशे में टेबल पर ही हंगामा करने लगा। जब उसकी आंख खुली तो पान जू योन ने देखा कि अगला दिन हो चुका है। पिछली रात के वो शर्मिंदा करने वाले सीन फिर से उसकी आंखों के सामने आ गए। नशे में उसने शुजिंग से कहा था कि वो बहुत खतरनाक है और इसीलिए वो बस उसे रास्ते से हटाना चाहता है। पान जू योन को एहसास हुआ कि नशे में उसने न सिर्फ अपने दिल की बात कह दी थी, बल्कि बेहोशी की हालत में वो चॉकलेट मिल्क के लिए भी चिल्ला रहा था, और उसकी वो इमेज जिसे बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी, एक बार फिर इस लड़की के सामने पूरी तरह से टूट गई थी। गुस्से से भरे हुए उसने मन ही मन कसम खाई कि वो शुजिंग को कंपनी से निकाल कर ही रहेगा। पान जू योन जैसे तैसे खुद को संभालकर कंपनी पहुंचा ही था कि उसने देखा कोलिग्स शुजिंग को घेरकर कानाफूसी कर रहे हैं। शुजिंग बड़े गर्व के साथ अपनी शानदार जीत के बारे में सबको बता रही थी, और उसकी हर एक बात पान जू योन के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। इसलिए उसने जोर से चिल्लाकर काम में इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए कहा। अपनी गलती का एहसास होने पर शुजिंग उस वक्त सिर झुकाकर चुप रही, लेकिन पान जू योन ने उसे केंचुए और जंगली घास की तरह नीच कहकर बेइज्जत किया।
और कहा कि अगर वो अब तक जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने जूते गंदे होने का डर था। अपनी टीम लीडर की ऐसी बेइज्जती होते देखकर बाकी कोलीग्स इतना डर गए कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शूजिंग फिर से डायरेक्टर से न भिड़ जाए। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। शूजिंग अपनी जगह से उठी और गुस्से में ऑफिस के अंदर चली गई। वो चिल्लाती है, डायरेक्टर हो तो क्या बड़ी बात हो गई? पान जू योन पूछता है, क्या तुम पागल हो गई हो? चाहती हो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? ये सुनकर शूजिंग का गुस्सा और भड़क जाता है। वो कहती है, हाँ निकाल दो मुझे। वो चिल्लाती है, निकालो मुझे नौकरी से। इस वक्त गुस्से ने शूजिंग के दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लिया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बॉस के ऑफिस में घुसकर हंगामा करने का ये काम कंपनी के रूल्स के कितना खिलाफ था। सिचुएशन को बिगड़ता देख कोलीग्स फौरन अंदर आए और गुस्से में भरी शूजिंग को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसका कोलीग शूजिंग को ताजी हवा के लिए छत पर ले गया। वो शूजिंग को समझाता है कि मानता हूँ बॉस का बर्ताव बहुत गुस्सा दिलाने वाला था, लेकिन दीदी आपको सब्र से काम लेना चाहिए था। वो चेयरमैन का पोता और लॉन्ग शिंग फैमिली का वारिस है। ये बात सुनकर शूजिंग का चेहरा हैरानी से भर गया और उसकी बातों से पहले वाला सारा घमंड गायब हो गया था। वो पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है? उसका कोलीग हाँ में सिर हिलाता है। शूजिंग घबराकर कहती है, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे सच में नौकरी से निकाल दिया जाएगा? उसका कोलीग उसे खींचता है और उसे सलाह देता है कि वो फौरन जाकर माफी मांग ले, ताकि वो लोग आगे भी खुशी खुशी साथ काम कर सकें। लेकिन शूजिंग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो ये सोच रही थी कि इस अमीरजादे से कैसे लड़ा जाए। पान जू योन हमेशा की तरह काम खत्म करके घर जा रहा था, पर उसे नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शूजिंग को पता था कि हर अमीरजादे की लाइफस्टाइल काफी रंगीन होती है और वो बस इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी, ताकि जब उसे नौकरी से निकाला जाए तो उसके पास बदला लेने का कोई तरीका हो। शूजिंग पीछा करते करते एक रॉक बार तक पहुंच गई। हालांकि उसे ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए उसे हिम्मत करके अंदर जाना पड़ा। वहाँ हर कोई म्यूजिक पर डांस कर रहा था। शूजिंग ने अजीब कपड़ों में पान जू योन को एक नजर में ही पहचान लिया। उसे म्यूजिक में डूबा हुआ देखकर शूजिंग ने घिन से भरा हुआ एक एक्सप्रेशन दिया। वो अपने फोन में छिपकर ली हुई फोटो देखने लगी। शूजिंग ने सोचा कि अगर उसका ये घिनौना चेहरा न होता तो वो उसे पहचान ही नहीं पाती, और फिर वो सोचती है कि क्या ये उसकी डबल लाइफ है। ये सोचते ही शूजिंग ने वो फोटो उसे भेज दी। शूजिंग सोने के लिए अपने नाइट सूट में आई ही थी कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसके डैड ने देखा कि दरवाजे पर एक हैंडसम लड़का है, तो उन्होंने कहा कि बॉयफ्रेंड बनाने से पहले पापा को तो बता देना चाहिए था। देखो, मैं तो मेंटली तैयार भी नहीं था। ये कहकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। पान जू योन ने कहा, हमें बात करनी है। शूजिंग की ये चाल वाकई काम कर गई थी। उस वक्त पान जू योन ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा कि वो उसे नौकरी से निकालेगा नहीं, बल्कि उसका खास ध्यान रखेगा। बस शर्त ये है कि वो फोटो डिलीट कर दे और किसी को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में न बताए। और सबसे जरूरी बात, जैसे वो काम पर रहती है वैसे ही पर्सनल लाइफ में भी उसे एक कॉल पर हाजिर होना होगा। शूजिंग को यकीन नहीं हुआ कि शर्तें इतनी आसान होंगी, इसलिए उसने हंसते हंसते कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। अगली सुबह शूजिंग बड़े खुश मूड में ऑफिस में घुसी। एक कोलीग ने उसे देखकर पूछा कि वो इतनी खुश क्यों है। शूजिंग ने कहा कि उसे पहली बार एहसास हो रहा है कि जॉब सिक्योरिटी छुट्टियों से ज्यादा जरूरी है। उस वक्त शूजिंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस एक कॉन्ट्रैक्ट ने उसे पान जू योन का गुलाम बना दिया था। काम के दौरान हर वक्त हाजिर रहना तो फिर भी ठीक था। पान जू योन तो उसके खाने और आराम के वक्त भी लगातार मैसेज भेजकर उसकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहा था। इस सब से शूजिंग अब तक पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे चुपचाप सब सहना पड़ रहा था। उसने सोचा कि देर रात तक काम करके वो घर जा सकती है, लेकिन पान जू योन ने कहा कि उसे उसके साथ एक जगह और चलना होगा। इसके बाद दोनों एक लग्जरी स्टोर में दिखाई दिए। शूजिंग ने हंसते हुए कहा कि मानती हूँ काम मुश्किल था, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कपड़े खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पान जू योन ने कहा, मैंने कब कहा कि ये तुम्हारे लिए है? शूजिंग ने पूछा, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बोलो ना, बहुत बुरा है ये। शूजिंग को पता चला कि ये लड़का तो उससे भी ज्यादा सजने संवरने का शौकीन है, और सबसे बुरी बात ये थी कि वो एक लड़की को अपने साथ शॉपिंग पर लाया था। हालांकि उसे उस लड़के का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी शूजिंग ने उसकी पसंद के कुछ स्टाइलिश कपड़े चुनने में मदद की। लेकिन तभी एक सेल्स गर्ल कपड़े लेकर वहाँ आई। पान जू योन ने कहा कि कपड़े बदलकर उसके साथ एक जगह चलो। शूजिंग ने कहा कि वो कहीं भी चलने को तैयार है, लेकिन ये ड्रेस उसके स्टाइल की बिल्कुल नहीं है। मगर पान जू योन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।
जब पान जू योन बिल भर रहा था, शूजिंग हाई हील्स में धीरे धीरे नीचे उतरकर आई और उसका ये रॉयल लुक पान जू योन की उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर था। दोनों अमीर जादों की एक प्राइवेट पार्टी में पहुंचे। पान जू योन वहाँ एक जरूरी इंसान से मिलने आया था। वो बाकी लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहता था, लेकिन लोग खुद ही बड़ी गर्मजोशी से उसे हेलो बोल रहे थे, परिवारों के बीच अच्छे रिश्तों की वजह से। पान जू योन ने शूजिंग को इंतजार करने के लिए कहा और वो उनसे कुछ देर बात करने के लिए चला गया। तभी शूजिंग को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए वो अपना पेट पकड़कर जल्दी से वहाँ से निकल गई। पान जू योन तमीज से उन लोगों को जवाब दे रहा था, लेकिन उन लोगों को तमीज से बात करना नहीं आता था। एक ने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद तुम एक अनाथ की तरह हो गए हो। तुम्हारी दादी तुम्हें अपना पोता इसलिए मानती हैं ताकि बाहर वालों के सामने उनकी इमेज खराब ना हो, वरना वो तुम्हें एक कुत्ते की तरह ट्रेनिंग क्यों देती। तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत दुख भरी और बोरिंग है। पान जू योन ने जवाब दिया, शराब, लड़कियाँ, जुआ, जिन मजेदार चीजों के बारे में तुम सोच सकते हो वो बहुत ही घटिया हैं, बिल्कुल कचरे की तरह। उस आदमी ने कहा, क्या? इस जवाब से वो आदमी थोड़ा नाराज हो गया और फिर गुस्से में पान जू योन के सामने आ गया। लेकिन पान जू योन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी कही बात को एक बार फिर जोर से दोहराया। पान जू योन को इतना दमदार देखकर वो आदमी बस मजबूरी में मुस्कुरा सका, क्योंकि वो जानता था कि उसकी फैमिली पान फैमिली से मुकाबला नहीं कर सकती। शूजिंग ताजी हवा के लिए पूल के पास आई ही थी कि तभी नशे में धुत एक आदमी ने उसे रोका। उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मस्ती करना चाहोगी? मैं तुम्हें एक रानी की तरह ट्रीट करूंगा अपने बेड पर। ये कहकर वो आदमी शूजिंग को कमरे की तरफ खींचने लगा और ऐसे बदतमीज इंसान के सामने शूजिंग ने बिना सोचे समझे उसे एक लात मार दी। हाई हील चुभने से वो आदमी दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा। इस तेज आवाज ने फौरन आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया। उस आदमी को लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई है और वो शूजिंग को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। और तभी सही वक्त पर हीरो की एंट्री हुई। वो कोई और नहीं बल्कि शूजिंग का खड़ूस बॉस था, लेकिन इस बार उसका एक लड़की को बचाने का तरीका शूजिंग को उसके बारे में अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देता है। उस वक्त पान जू योन ने जरा भी नरमी नहीं दिखाई। उसने एक ही झटके में उस लड़की छेड़ने वाले को पूल में धकेल दिया। इसके बाद उसने शूजिंग का नाजुक हाथ पकड़ा और कहा, बेबी चलो चलते हैं। शूजिंग ने पूछा, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी बेबी हूँ। वहाँ तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई थी। पान जू योन ने समझाया कि उसने ये के ड्रामा से सीखा है। उसे लगा कि इतने शानदार सीन में अगर कुछ कहा न जाए तो देखने वालों का मजा अधूरा रह जाएगा, वरना उस आदमी का पानी में गिरना बेकार हो जाता। उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ और तुमने एक फालतू औरत के लिए मुझसे दुश्मनी कर ली। पान जू योन ने उसे बताया कि ये कोई फालतू औरत नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी की एक बहुत ही जरूरी और अहम एम्प्लॉई है। ये कहकर उसने शूजिंग को अपने साथ चलने का आदेश दिया। शूजिंग की शांत जिंदगी में अब हलचल होने लगी थी और इस वजह से वो और भी ज्यादा किसी का साथ पाने के लिए तरस रही थी। घर वापस आकर शूजिंग ने ड्रेस की कीमत चेक की। उसे पता चला कि उसकी कीमत 45 लाख वॉन से भी ज्यादा है। उसने सोचा कि अगर ये खराब हो गई तो वो इसका हर्जाना नहीं भर पाएगी, इसलिए उसने जल्दबाजी में उस ड्रेस को उतार दिया। लेकिन जब वो खुशी खुशी ड्रेस वापस करने गई तो पान जू योन ने बड़े घमंड से कहा कि ड्रेस में अब तुम्हारी महक आ गई है, बेहतर होगा कि तुम इसे ड्राई क्लीन कराने के बाद ही वापस करो। उस वक्त शूजिंग को ये नहीं पता था कि पान जू योन वो ड्रेस उसे गिफ्ट में देना चाहता था। बस वो कोलिग्स के सामने ये बात कह नहीं पा रहा था। और उस ड्रेस में शूजिंग का खूबसूरत अंदाज हर पल पान जू योन के दिमाग में घूम रहा था। गंगनम ब्रांच की सेल्स बढ़ाने के लिए पान जू योन ने शूजिंग के साथ छिपकर जांच करने का फैसला किया। लेकिन तभी एक लंबे बालों वाला आदमी सनग्लासेस की रिपेयरिंग की कीमत पर स्टाफ से बहस करने लगा। पान जू योन ने देखा कि उस आदमी का बर्ताव कितना घटिया है और वो उसी ब्रांड के सनग्लासेस पहने हुए है जो वो खुद पहनता है। इसलिए गुस्से में आकर वो उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा। शूजिंग को डर था कि वो पब्लिक में कोई बड़ा सीन ना बना दे, इसलिए वो आगे बढ़ी और उसे एक तरफ धकेल दिया। इसके बाद उसने प्यार से कस्टमर को एक नया सनग्लास दिया और कहा कि अगर आपको रिपेयरिंग के पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो हम आपको 50% डिस्काउंट पर एक नया पीस दे सकते हैं। शूजिंग का कस्टमर के साथ इतना अच्छा बर्ताव देखकर पास खड़े पान जू योन को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने सनग्लासेस पहने, पान जू योन का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने देखा कि सामने खड़ा ये इंसान उसका फेवरेट रॉक सिंगर है जिसकी वो हमेशा तारीफ करता था। इसके बाद उसने सिंगर को थम्स अप भी दिखाया। सिंगर ने मन में सोचा कि इस लड़के की पसंद काफी अच्छी है।
इसलिए उसने हिम्मत करके 6,50,000 वॉन में वो सनग्लासेस खरीद लिए और फिर स्टाइल में वहां से चला गया। अपने अभी के बुरे बर्ताव के बारे में सोचकर पान जू योन को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो एक ऑटोग्राफ नहीं ले पाया। शूजिंग एक ही नजर में उसके दिल की बात समझ गई। वो जानती थी कि फैमिली का वारिस होने के नाते वो कुछ चीजें नहीं कर सकता। इसलिए शूजिंग ने खुद पान जू योन के लिए ऑटोग्राफ मांगने की पहल की। इतना ही नहीं, शूजिंग को साथ में फोटो खिंचवाने का मौका भी मिल गया। लेकिन जैसे ही शूजिंग एक सुंदर पोज बनाने लगी, पान जू योन ने एक चालाकी की। उसने कहा, फोटो खींच रहा हूँ। जब शूजिंग ने देखा कि फोटो में सिर्फ उसका एक हाथ आया है तो उसकी आंखें गुस्से से लगभग बाहर आ गईं। पर उसे नहीं पता था कि पान जू योन दिल से उसका बहुत शुक्रगुजार था। जैसे ही पान जू योन ने शुक्रिया कहने के लिए शूजिंग का हाथ पकड़ा, तभी गलत टाइम पर वहाँ का फव्वारा भी चालू हो गया। पानी की बूंदों, धीमी रोशनी और म्यूजिक ने उस पल को एक फिल्मी सीन जैसा बना दिया था। बाहर के काम की वजह से शूजिंग पर काम का बोझ काफी बढ़ गया था। शूजिंग को ओवरटाइम करते देख पान जू योन को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी घमंड से कहा, तुम्हारे ओवरटाइम करने से मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए फौरन घर जाकर सो जाओ। और हाँ, वो ड्रेस अब तुम्हारी हुई। शूजिंग ने पूछा, क्या, क्यों? पान जू योन ने कहा, अब वो मेरे किसी काम की नहीं है और वो काफी सुंदर भी लग रही थी। मेरा मतलब ड्रेस से है। शूजिंग ने कहा, बहुत फनी है। पान जू योन घर वापस आकर अपनी सीक्रेट जगह में छिप गया। वहाँ हर तरह के एक्शन फिगर्स थे और बच्चों की कॉमिक्स से भरी हुई थी, जो उसकी असल जिंदगी की इमेज से बिल्कुल अलग थी। स्पॉटलाइट के नीचे रॉक म्यूजिक सुनते हुए वो दिन भर की अच्छी यादों को सोच रहा था और पान जू योन का मूड अचानक और भी अच्छा हो गया। लेकिन तभी अचानक लाइट और म्यूजिक बंद हो गए। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि एक्सटेंशन कॉर्ड से जल गया था। उसने पहले तो ट्यूटोरियल देखकर खुद ही ठीक करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उसने ऑनलाइन किसी को रिपेयर के लिए बुलाने का फैसला किया, लेकिन शर्त ये थी कि वो कोई ऐसा इंसान न हो जो उसे पहचानता हो, वरना उसके अजीबोगरीब शौक सबके सामने आ जाएंगे। एक नंबर फाइनल करने के बाद पान जू योन ने उसे फोन किया। इसके लिए उसने जानबूझकर अपनी आवाज भी बदल ली थी। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद पान जू योन अपनी कार में छिपकर इंतजार करने लगा, लेकिन मॉनिटर पर उसने देखा कि रिपेयर के लिए आने वाली असल में एक लड़की थी। ये देखकर उसने जल्दबाजी में उस लड़की को फोन किया। पान जू योन ने कहा कि जिस मालिक से उसकी बात हुई थी वो तो एक आदमी था, जिस पर लड़की ने बताया कि वो उस मालिक की बेटी है और पूछा कि दरवाजे के पास वाला बटन दबाने से ही अंदर आ सकते हैं ना। पान जू योन को उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन जब उसने पूछा तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि दूसरी तरफ अपने पापा की जगह काम पर आई शूजिंग ने एक बहुत ही जानी पहचानी चीज देख ली थी, वो ऑटोग्राफ जो उसने खुद अपने बॉस के लिए लिया था। उसने हैरानी से कहा, डायरेक्टर पान जू योन। जैसे ही शूजिंग पीछे मुड़ी, पान जू योन ने मॉनिटर पर उसका जाना पहचाना चेहरा देख लिया, ताकि शूजिंग को उसके अजीब शौक के बारे में पता न चले। वो जल्दबाजी में कमरे की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शूजिंग ने उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल लिया था। पान जू योन ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? शूजिंग ने कहा कि मैं आपकी सर्विस के लिए आई मैकेनिक हूँ। यकीन नहीं होता कि बाहर से आप इतने मैच्योर और शांत दिखते हैं और अंदर से आपने कमरे को इतना बचकाना सजा रखा है। पान जू योन को लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसने फौरन समझाया कि ये उसके भतीजे का कमरा है और इसके तुरंत बाद वो शूजिंग को वहाँ से भेजने की कोशिश करने लगा, लेकिन शूजिंग ने बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चली गई और चुपचाप अपना काम करने लगी। कुछ ही देर में शूजिंग ने एक्सटेंशन कॉर्ड ठीक कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि डायरेक्टर पान जू योन म्यूजिक की धुन पर ताल दे रहा था और खुद को रोक न पाने की वजह से सिर भी हिला रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो उस रॉक बार में कर रहा था। लेकिन शूजिंग ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुड़ी और शेल्फ से एक कॉमिक बुक उठा ली। पान जू योन ने चिल्लाकर कहा, रुको, पागल हो गई हो क्या? किसी और की चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये राइटर के ऑटोग्राफ वाली कॉमिक है, मैं इसे बहुत संभाल कर रखता हूँ। ये एहसास होने पर कि उसका सीक्रेट उसकी एम्प्लॉय के सामने आ चुका है, पान जू योन ने और कुछ नहीं छिपाया और गुस्से में कहा कि हाँ, यही मेरा कमरा है और यहाँ की हर चीज मेरे लिए खजाने की तरह है। आखिर तुम चाहती क्या हो? शूजिंग ने मासूमियत से कहा कि मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे बस लगता है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है और दूसरों को उसकी इज्जत और उसे समझना चाहिए। ये शब्द सुनकर पान जू योन के दिल में एक गर्म जोशी सी भर गई। उसकी गहरी नजरों को देखकर शूजिंग इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तभी वो अपने पीछे पड़ी तार से उलझ गई और गिरने ही वाली थी। पान जू योन ने ये देखा
और एक ही झपट्टे में आगे बढ़ा और शूजिंग की पतली कमर को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही दोनों की गहरी नजरें एक दूसरे से टकराईं, प्यार से दिल बंद कर चुके पांजू योन को एक बार फिर एक लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके शौक को समझने वाली ये लड़की वही उसका पहला प्यार है जिसने 10 साल पहले उसकी बहुत बेइज्जती की थी। तभी शुजिंग को हॉस्पिटल से एक फोन आया। पता चला कि काम करते वक्त उसके पापा गिर गए थे और उनकी टांग टूट गई थी। शुजिंग को इतना घबराया हुआ देखकर पांजू योन ने खुद उसे हॉस्पिटल छोड़ने का ऑफर दिया और शुजिंग के पापा को एक वीआईपी रूम में भी भर्ती कराया। पांजू योन की ये भाग दौड़ और इतनी देखभाल देखकर शुजिंग ने पहली बार प्रोटेक्टेड होने का एहसास महसूस किया। लेकिन आखिर वो एक अमीर फैमिली का वारिस था, इसलिए शुजिंग आसानी से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अपने पापा को वीआईपी रूम में देखकर उसके भाई ने हैरानी से पूछा कि क्या घर में कोई लॉटरी लगी है। पापा ने बताया कि ये तुम्हारी बहन के बॉस ने अरेंज किया है। हालांकि वो तुम्हारी ही उम्र का है, लेकिन वो बहुत ध्यान रखने वाला और तमीजदार है। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि वो पक्का तुम्हें पसंद करता है। शुजिंग मना करने ही वाली थी कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसके भाई ने कहा कि पापा, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मेरी उम्र का कोई लड़का अगर मेरी बहन को देखेगा भी तो उसे एक ऐसी बूढ़ी औरत समझेगा जिसे मदद की जरूरत है। शुजिंग ने गुस्से से कहा, क्या कहते हैं कि प्यार छिपाए नहीं छिपता। पांजू योन ने भले ही मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कंपनी के नाम पर शुजिंग को एक नई कार खरीद कर दी और फील्ड वर्क के बहाने वो शुजिंग को घुमाने भी ले जाता था। जैसे जैसे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया, शुजिंग ने पांजू योन को शिया जेन से मिलवाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों दुकान के अंदर जाते, शिया जेन ने अचानक महसूस किया कि शुजिंग का ये नया बॉस वही उसका पहला प्यार है जिसने 10 साल पहले उसका दिल बुरी तरह तोड़ा था। इसलिए उसने फौरन शुजिंग को फोन करके वहाँ से जाने को कहा। शुजिंग ने कहा, हाँ शिया जेन, मैं दरवाजे पर हूँ। शिया जेन ने कहा, अंदर मत आना, बिल्कुल अंदर मत आना। शिया जेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो शुजिंग को ये बात कैसे बताए, लेकिन तभी एक आदमी के आने से उसे एक आइडिया मिल गया। वो आदमी पांजू योन का सबसे अच्छा दोस्त किम शिन वोन था। किम शिन वोन रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। तभी गलती से एक वेटर ने वाइन की बोतल गिरा दी। वेटर ने कहा, माफ कीजिए। वो लड़की बार बार शुक्रिया कह रही थी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे एक खूबसूरत लड़की की मदद करने का मौका दिया। वो आदमी बात करते हुए प्यार भरी नजरों से उसे घूर रहा था और उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट में आ चुकी है। उस आदमी को इतना फ्रेंडली और जेंटल देखकर वो फीमेल वेटर मन ही मन खिल उठी और फिर वो धीरे धीरे उस आदमी के पास आई और पूछा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? आदमी ने कहा, हाँ है। हालांकि इस बार उस आदमी ने अपनी हदें पार नहीं की, लेकिन उसका उस वेटर को प्यार से देखना उसकी गर्लफ्रेंड के दिल में एक बेचैनी सी भर गया, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। इसलिए लड़की ने अपने गुस्से को फिर से पी लिया। गर्लफ्रेंड ने पूछा, ये क्या हो रहा था? तुम उस लड़की से क्या बात कर रहे थे? उसने कहा, अरे तुम आ गई, बेबी को भूख लगी होगी ना। गर्लफ्रेंड ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो बोला, उस आदमी ने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, जिससे लड़की को मन ही मन बेचैनी होने लगी। इसलिए उसने गुस्से में कहा कि अब वो यहाँ दोबारा कभी खाना खाने नहीं आएगी। उस आदमी ने कहा कि आगे से सब तुम्हारी मर्जी से होगा और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसे बुरा लगे। ऐसा जवाब सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई। अगले दिन वो आदमी नेविगेशन फॉलो करते हुए एक सुनसान गली में पहुंचा और ये वही सी फूड रेस्टोरेंट था जो उसकी गर्लफ्रेंड ने रिकमेंड किया था। सामने बॉक्स उठाए खड़ी औरत उस रेस्टोरेंट की मालकिन थी। जब उसने आदमी के फोन में लोकेशन देखी तो उसने बड़ी गर्मजोशी से कस्टमर को अंदर बुलाया, लेकिन तभी फोन में देखता हुआ एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ आया। मालकिन ने ये देखा और एक झटके में बॉक्स को हवा में फेंक दिया और फिर जोर से उस आदमी को खींचकर एक तरफ कर दिया। कागज के टुकड़े हवा में फूलों की पंखुड़ियों की तरह उड़ रहे थे और उस टेंशन वाले माहौल को अचानक बहुत रोमांटिक बना दिया। मालकिन की गहरी प्यार भरी आंखें, इस एक पल ने उस आदमी को पूरी तरह से अपना दीवाना बना लिया था। वो आदमी टॉप 100 कंपनियों में से एक में एक बड़ा अफसर था। कंपनी में उसे अक्सर लड़कियों से फूल और लव लेटर्स मिलते थे और असल जिंदगी में भी हर तरह की लड़कियां उस पर फिदा थीं। हालांकि वो कंपनी के होने वाले वारिस का सगे भाई जैसा दोस्त था, पर उसके दोस्त की नजर में वो एक नंबर का प्लेबॉय था। दोस्त ने कहा, कुछ रिलेशनशिप्स रखने में क्या हर्ज है? उसने कहा, तुम उसे रिलेशनशिप कहते हो? ये तो बेशर्मी है। दोस्त ने कहा, सच में? उस आदमी को पहली बार किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स आई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसे अपने दिल की इस हलचल को जबरदस्ती दबाना पड़ा।
लेकिन जब वो दोनों साथ में कागज के टुकड़े उठा रहे थे तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पहुँच गई। हर बार मिलने पर उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों के साथ बहुत फ्रेंडली होता था, जिससे उसकी बेचैनी अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए उसने दूसरी लड़कियों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने कहा, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। आदमी ने कहा, ठीक है तो फिर ब्रेकअप कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड चिल्लाई, वाह तुम सच में एक घटिया इंसान हो। वो तो बस मालकिन को दिखाना चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कितनी खास है, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। बेहद गुस्से में वो गर्लफ्रेंड वहाँ से चली गई। इस अजीब सी खामोशी को किसी को तो तोड़ना ही था। तब रेस्टोरेंट की मालकिन ने पहले बोलना शुरू किया। उसने बात को अपनी दुकान की तरफ मोड़ दिया और बताया कि वो अक्सर अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए शॉर्ट वीडियो डालती है, पर पता नहीं क्यों दुकान में फिर भी इतने कम कस्टमर आते हैं। उस आदमी ने बताया कि उसने भी उसके वीडियो देखे हैं और कहा कि तुमने लिखा बहुत अच्छा था, मैंने लाइक भी किया था, बस तुम्हारे शूट करने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद उसने अपना फोन निकालकर अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखाई। मालकिन ने देखा कि उसकी खींची हुई तस्वीरें वाकई बहुत सुंदर थीं, इसलिए उसने अपना फोन निकाला ताकि वो आदमी उसे सिखा सके। आदमी ने कहा कि प्लेट को हमेशा सही एंगल पर एडजस्ट करना चाहिए। ये कहते हुए उसने प्लेट को थोड़ा सा खिसकाया और तभी उसके हाथ को जैसे बिजली का झटका लगा। आदमी ने देखा कि उसका हाथ गलती से मालकिन के नाजुक हाथ से छू गया था और फिर उसने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही काम में डूब गया था। अगर कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। उसने कहा, माफ करना? लड़की ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? आदमी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। सुबह के 5 बजे आसमान में हल्की रोशनी हो चुकी थी। वो लड़की घबराहट में कपड़े पहनकर वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन फोन पर अचानक बजे अलार्म की आवाज ने नींद में सो रहे आदमी को जगा दिया। लड़की ने बताया कि उसे अपनी माँ की सी फूड की दुकान पर मदद करने जाना है और कहा कि तुम थोड़ा और आराम कर सकते हो, मेरी चिंता मत करो। वो आदमी पत्थर दिल नहीं था। उसने प्यार से लड़की को होलसेल मार्केट तक छोड़ दिया और फिर उसने कहा कि ऑफिस जाने में अब भी टाइम है तो वो कुछ देर उसके साथ रुक सकता है। लड़की ने कहा कि उसके पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं चाहती कि तुम इस वजह से परेशान हो। लेकिन आदमी ने कहा कि मैं बड़ों का दिल जीतने में माहिर हूँ। लड़की ने कहा कि तब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना मेरे पेरेंट्स मुझे दोबारा शादी के लिए फोर्स करने लगेंगे। आदमी ने पूछा, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है? लड़की ने कहा, क्यों, क्या तुम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो? आदमी ने कहा, ओह लगता है मेरे पास तुम्हारे साथ रुकने का टाइम नहीं है, मैं तो भूल ही गया था कि आज सुबह एक मीटिंग है। लड़की ने कहा, ठीक है जाओ, कल रात तुम्हारी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो लड़की जवान थी तो उसे अपना पसंदीदा इंसान मिला था। 9 साल तक प्यार करने के बाद उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति एक धोखेबाज इंसान है। बुरी तरह से दिल टूटने के बाद उसने फैसला किया कि वो जिंदगी भर सिंगल रहेगी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसकी माँ ऊपर से तो बहुत डांटती थी, लेकिन दिल ही दिल में वो अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थी। आदमी ने सोचा था कि वो उस रात को एक हादसा समझकर भूल जाएगा, लेकिन अब उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। काम करते वक्त भी उसके दिमाग में उस रात के सीन घूम रहे थे और हद तो तब हो गई जब वो लड़की की नई फोटोज देखकर अनजाने में ही मुस्कुराने लगा, जिससे उसका दोस्त बहुत ज्यादा चिढ़ गया। दोस्त ने कहा, क्या देख रहे हो जो ऐसे हंस रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा है। आदमी ने कहा, मैं हंस रहा था क्या? मेरे साथ तो ऐसा पहली बार हो रहा है। कहते हैं याद करने से बेहतर है मिल लेना। इसलिए वो आदमी अक्सर दोस्तों को लेकर उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था। खाने के बीच दोस्त ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड युनही का जिक्र किया और बताया कि युनही ने मुझसे तुम्हें एक बार मिलने के लिए मनाने को कहा है। आदमी ने जवाब दिया कि जब ब्रेकअप हो चुका है तो दोबारा मिलने का कोई मतलब नहीं है। दोस्त ने उदासी से कहा कि तुम लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, इसीलिए तुम युनही जैसी शानदार लड़की की कद्र नहीं करते। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त आदमी ने हैरानी से दोस्त से पूछा कि किसी से दूर जाने के बाद भी हम बार बार उसके बारे में क्यों सोचते हैं और दिल से उसे दोबारा देखने की इच्छा क्यों होती है। दोस्त को लगा कि वो युनही के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने कहा, देखो तुम अभी युनही को बहुत पसंद करते हो, है ना? तुम अभी उसके पास जाओ, मैं अकेले टैक्सी से घर चला जाऊंगा। आदमी ने पूछा, क्या प्यार करने पर ऐसा होता है? दोस्त ने कहा, और नहीं तो क्या। आदमी ने सोचा, तो किसी को पसंद करना ऐसा होता है। वो आदमी एक बार फिर उस रेस्टोरेंट में दिखाई दिया। म्यूजिक में खोई हुई मालकिन ने उसके आने पर ध्यान नहीं दिया और धुन पर लगातार अपनी बॉडी को मूव करती रही। हालांकि उसका डांस थोड़ा अजीब था, लेकिन वो आदमी उसे जितना देखता उतना ही उसमें खोता जा रहा था। डांस खत्म होने पर
आदमी जोर जोर से तालियां बजाने लगा। मालकिन ने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई चीज खो गई है। इस पर आदमी ने बड़ी तमीज से कहा, क्या ये नाचीज आपका शुभ नाम जान सकता है। मालकिन बड़े अंदाज में बार काउंटर की तरफ गई और उसने अपना बिजनेस कार्ड उस आदमी को दे दिया। उस लड़की का नाम जानने के बाद उस आदमी ने वो बात कह दी जिसके बारे में वो काफी देर से सोच रहा था। उसने कहा, हाँ, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगी। लड़की ने जवाब दिया, मैं मना करती हूँ। आदमी ने हैरानी से पूछा, तुमने अभी क्या कहा। उसने दोहराया, मैंने कहा मैं मना करती हूँ। आदमी को यकीन नहीं हुआ कि लड़की ने उसे मना कर दिया है, इसलिए उसने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा अजीब हूँ तो मैं उसके लिए तुमसे अभी माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे सच में तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। मैं दिन रात बस तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ और ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मैंने खुद किसी को प्रपोज किया है। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सीरियस हूँ। मालकिन ने बताया कि वो अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती और वैसे भी वो हर किसी को हाँ नहीं कह सकती और रिलेशनशिप में आना वाकई एक बड़ी मुसीबत है। ये सुनकर आदमी ने एक बेबसी वाला एक्सप्रेशन दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी भर शिकारी रहने के बाद वो खुद शिकार हो जाएगा, लेकिन एक बार मिली हार ने उस आदमी को हराया नहीं था। इसके बाद वो अक्सर रेस्टोरेंट में मदद करने के लिए आने लगा। मालकिन को उसके आने की वजह समझ नहीं आई। आदमी ने कहा कि तुम भूली तो नहीं कि मैंने तुम्हें एक बार प्रपोज किया था। और वो आगे कहता है कि जब आपको कोई पसंद आता है तो आपको बहुत मेहनत और सब्र रखना चाहिए, है ना। और मैं बस कुछ वक्त से वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की ने पूछा, क्या उस दिन की फीलिंग वाकई इतनी अच्छी थी। आदमी ने कहा, बिल्कुल, और मुझे भी बहुत मजा आया था। लड़की ने कहा, लगता है हम एक बार और कर सकते हैं। वो थोड़ा रुककर सोचती है, लेकिन शायद तीसरी बार नहीं। वैसा करने से हमारे बीच सच में कोई रिश्ता बन जाएगा ना। मुझे वो पसंद नहीं है। इन बातों ने बिना शक आदमी के अरमानों पर ठंडा पानी डाल दिया था। उस वक्त वो अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए बस बेबसी में मुस्कुरा सका। वापस जाते हुए आदमी बहुत उदास लग रहा था, लेकिन अगले दिन जब वो जियो अपने दोस्त के साथ कंपनी में आया तो शुजिंग को बैग देने आई शिया जेन ने उसे देख लिया। जैसे ही पांजू योन वहाँ से गया, शिया जेन ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और फिर उसे खींचकर एक कोने में ले गई। आदमी ने घबराकर पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। शिया जेन ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। उसने कहा, बहुत अच्छी तरह। शिया जेन ने पूछा, तो क्या तुम उसके पहले प्यार के बारे में भी जानते हो। उसने कहा, हाँ, पहला प्यार, वो उसका श्राप भी है और उसकी दुखती रग भी आज तक। ये सुनकर शिया जेन को सब कुछ समझ आ जाता है। दोनों ने बात करके ये समझा कि शुजिंग और पांजू योन 10 साल पहले एक दूसरे की वजह से बुरी तरह टूट गए थे। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि इससे पहले कि वो एक दूसरे की पहचान जाने, वो उनके प्यार की चिंगारी को शुरू होने से पहले ही बुझा देंगे। उन्होंने कहा, हमें उन्हें जल्द से जल्द अलग करना होगा। इसके लिए किम शिनवोन बेक सुजोंग को एक कॉफी शॉप पर बुलाता है, लेकिन ये देखकर ऑफिस के लोगों को लगता है कि वो बेक्सुजोंग में इंटरेस्टेड है, वरना भला वो दोनों इतनी देर रात को कॉफी शॉप में क्यों मिलते। बान जूयोन को पूरा यकीन था कि बेक्सुजोंग के दिल में सिर्फ वही है, इसलिए ऑफिस के लोगों की ये गॉसिप सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो एक एम्प्लॉय का कॉलर पकड़कर उसे वार्न करता है। वो कहता है कि इंसान को सिर्फ अच्छे कपड़े ही नहीं पहनने चाहिए, बल्कि अपनी बातों और हरकतों पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी जब वो कॉफी शॉप के पास से गुजर रहा होता है तो वो सच में उन दोनों को एक साथ देख लेता है और बेक सुजोंग तो बहुत खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे लगता है कि शायद उसके दिल में मैं नहीं हूँ। ये सोचते ही बान जूयोन मुड़ता है और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो अपना ध्यान बटाने के लिए कॉमिक बुक पढ़ने की सोचता है, लेकिन उसका दिमाग उसके कंट्रोल में ही नहीं था। उसके दिमाग में उन दोनों के कॉफी शॉप वाले सीन एक स्वीट और रोमांटिक कॉमिक की तरह चल रहे थे। ये सोचकर वो चिल्लाता है, नहीं, अब बान जू योन से और बर्दाश्त नहीं होता और वो बेक सुजोंग से जवाब मांगने का फैसला करता है। इसके बाद वो एक बार फिर देर रात को बेक सुजोंग के पापा के सामने ही उसके घर पहुंच जाता है। बान जूयोन, जो कि एक लीडर और अपनी फैमिली का वारिस है, उसे लगता है कि उसे इतना बेचारा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए वो खुद को संभालता है और फिर वो बड़े सीरियस होकर बेक सुजोंग से कहता है, एक लीडर होने के नाते कंपनी के खास टैलेंट को प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। वो उसे एक कॉमिक बुक देते हुए कहता है कि तुम ये पढ़ो, इसमें एक प्लेबॉय से होने वाले खतरों के बारे में अच्छे से बताया गया है। बेक सुजोंग कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहा है। ये सुनकर बान जू योन और परेशान हो जाता है और कहता है, तुम मैनेजर किम से अकेले मिली थी और बात करते हुए तुम बहुत मुस्कुरा भी रही थी, क्या तुम उस प्लेबॉय के चार्म में नहीं आ गई हो। बेक सुजोंग साफ कह देती है
कि उसे मैनेजर किम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बताती है कि वो तो उससे बस इसलिए मिली थी क्योंकि वो उसके पीछे जासूसी करवा रहा था। बान जुयोन चौंक कर पूछता है, तुम्हारी जासूसी? बेक सुजोंग बताती है कि वो उसके बारे में सबसे पूछ रहा था ताकि उसे कोई कमजोरी पता चल सके। ये बात सुनकर बान जुयोन को एकदम से राहत मिलती है क्योंकि ऑफिस में अपने पहले ही दिन उसने अपने दोस्त मैनेजर किम को बेक सुजोंग की कमजोरी का पता लगाने के लिए कहा था। वो मन ही मन खुश होता है, लेकिन ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और फिर वो बड़े मजे से बर्गर खाने लगता है। बेक सुजोंग को समझ नहीं आता कि वो आधी रात को उसके घर क्यों आया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मैनेजर किम के साथ कॉफी पी थी। लेकिन घर जाते हुए उसे अचानक एहसास होता है कि बान जुयोन शायद उससे जल रहा था, इसलिए वो अपनी इस सोच को टेस्ट करने का फैसला करती है। वो बान जुयोन से पूछती है, अगर मुझे सच में मैनेजर किम में इंटरेस्ट हुआ तो तुम क्या करोगे? इस पर वो कहता है, मैं तुम दोनों को तब तक अलग करता रहूंगा जब तक तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाता। बेक सुजोंग पूछती है, क्यों? क्या ये भी एक बॉस होने के नाते तुम्हारा फर्ज है? बान जुयोन कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है। ऐसा जवाब सुनकर बेक सुजोंग के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा जाती है। उसे लगता है कि शायद वो सारे पल जब उसका दिल जोरों से धड़का था, वो सब सिर्फ उसका वहम था। लेकिन उसके पापा, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड थे, एक आदमी का दिमाग अच्छे से समझते थे। वो कहते हैं कि उस लड़के ने न सिर्फ हॉस्पिटल का बिल भरा, बल्कि वो हमेशा देर रात को तुमसे मिलने भी आता है। इसका मतलब साफ है कि वो मेरी प्यारी बेटी में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर बेक सुजोंग शर्म से लाल हो जाती है। तभी उसका भाई मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो इतना यंग, हैंडसम, अमीर और अपनी फैमिली का वारिस है। वो भला मेरी बहन जैसी गुस्सैल और बड़ी उम्र की लड़की को क्यों पसंद करेगा? लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेक सुजोंग उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है और उसे अपनी जबान पर लगाम लगाने को कहती है, वरना उसका सिर फूट सकता है। अगले दिन जब सब ऑफिस आते हैं तो मैनेजर किम बेक सुजोंग को लिफ्ट में आते हुए देखता है। वो फौरन दरवाजा बंद करने का बटन दबा देता है और बेक सुजोंग को बाहर ही छोड़ देता है। इतना ही नहीं, वो बान जुयोन के सामने बेक सुजोंग की बुराई भी करता है। वो कहता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला है कि बेक सुजोंग बहुत गुस्सैल और खतरनाक है। लेकिन बान जुयोन उससे कहता है कि आगे से उसके ऑर्डर के बिना वो अपनी मर्जी से कोई भी कदम न उठाए। इस वक्त बान जुयोन को ये नहीं पता था कि उसका दोस्त मैनेजर किम बेक सुजोंग से क्यों मिला और उसकी बुराई क्यों कर रहा है। असल में मैनेजर किम और सो हाजिन को पता चल गया था कि बेक सुजोंग ही बान जुयोन का पहला प्यार है, जिसने 10 साल पहले उसका दिल तोड़ा था, और वो दोनों इससे पहले कि बान जुयोन और बेक सुजोंग एक दूसरे को पहचान पाते, उनके बीच शुरू हो रहे प्यार को खत्म कर देना चाहते थे। दूसरी तरफ सो हाजिन बेक सुजोंग को अपनी दुकान पर बुलाती है। वहाँ दुकान में बहुत सारे हैंडसम लड़के बैठे हुए थे। ये सब वो लड़के थे जिन्हें उसने बेक सुजोंग के लिए ब्लाइंड डेट पर बुलाया था, लेकिन बेक सुजोंग उसे साफ साफ मना कर देती है, और इस तरह सो हाजिन और मैनेजर किम का पहला प्लान फेल हो जाता है। एक जानी मानी डेयरी कंपनी को अपने डिपार्टमेंट स्टोर में लाने के लिए बान जुयोन बेक सुजोंग को 100 किलोमीटर दूर एक फार्म पर ले जाता है। बेक सुजोंग, जो उन पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती थी, वो फार्म के मालिक की काम में मदद करने लगती है। लेकिन एक फावड़ा छीनते हुए अचानक उसका पैर फिसल जाता है। ये देखकर बान जुयोन फौरन आगे बढ़ता है और बेक सुजोंग का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो दोनों गाय के पानी पीने वाले टब में गिर जाते हैं। इन दो लोगों को अपने खाने के बर्तन में बैठा देखकर पीछे खड़ी गाय भी गुस्से से चिल्लाने लगती है, क्योंकि बान जुयोन की कार में सिर्फ उसी के कपड़े थे, इसलिए बेक सुजोंग को एक बूढ़ी औरत के कपड़े पहनने पड़ते हैं। वो लोग कपड़े सूखने के बाद वापस जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वो उस बूढ़ी औरत की बनाई हुई एक नई ड्रिंक टेस्ट कर रही थी तो उसने गलती से बान जुयोन को राइस वाइन दे दी। बान जुयोन एक ही घूंट में पूरा ग्लास पी जाता है और फिर उसे एहसास होता है। वो चिल्लाता है, ये तो अल्कोहल है। इस पर वो बूढ़ी औरत बताती है कि ये राइस वाइन उसने खुद बनाई है और पूछती है कि ये टेस्टी है ना। ये सुनकर बान जुयोन खुद को बेवकूफ कहता है। जब उन्हें पता चलता है कि वो शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते तो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसके घर में बहुत जगह है और उन दोनों को एक रात वहीं रुककर जाने के लिए कहती है। रात लंबी थी और बाहर हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। बेक सुजोंग राइस वाइन लेकर बान जुयोन के पास आती है और फिर वो दोनों शराब पीते हुए एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लगते हैं। वो अपने पास्ट से लेकर फ्यूचर तक और प्यार से लेकर करियर तक हर चीज पर बात करते हैं। बात करते करते कब देर रात हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। तभी बान जुयोन का सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगा है। बेक सुजोंग उसे अंदर जाकर सोने के लिए कहती है। वो उससे पूछती है, ठीक है,
बैक सुजोंग उसे जगाकर अंदर सुलाना चाहती थी, लेकिन तभी वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। नशे की हालत में उस लड़की ने सामने बैठे उस अमीर लड़के को अपनी फर्स्ट किस दे दी, लेकिन किस करने के बाद उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उस लड़के ने तो उसे अभी तक प्रपोज भी नहीं किया है। बिना किसी रिश्ते के उसने बैक सुजोंग का फायदा उठाया था। ये सोच सोचकर बैक सुजोंग को और भी गुस्सा आने लगता है। इसलिए बैक सुजोंग फैसला करती है कि वो अगली बार मिलकर उसे सबक सिखाएगी, लेकिन वो चाहे कितने भी इशारे करती है, बान जू-योन पिछली रात के बारे में एक शब्द भी नहीं कहता। बैक सुजोंग बस अपने दिल को तसल्ली देती रहती है कि वो शायद सही मौके का इंतजार कर रहा होगा। वो सोचती है, ठीक है, इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। घर वापस जाते हुए गाड़ी में छोटी सी जगह की वजह से माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। बैक सुजोंग, जो पहले बहुत उम्मीद लगाए बैठी थी, अब घबराने लगती है और आखिर में वो पूरी तरह से निराश हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि बान जू-योन तो बस म्यूजिक सुनने में लगा हुआ है और उसका कोई भी कदम उठाने का कोई इरादा नहीं है। घर पहुंचने पर बैक सुजोंग सोचती है कि अब तो वो उसे प्रपोज कर ही देगा, लेकिन बान जू-योन सिर्फ इतना कहता है कि कल कंपनी में मिलते हैं। ये सुनते ही बैक सुजोंग का मूड खराब हो जाता है। वो उससे पूछती है, पिछली रात जो हुआ, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने देने वाले हो? कम से कम तुम्हें कुछ तो एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना? बान जू-योन कहता है, जो हो गया सो हो गया, अब एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? उस तरह की गलती उसे बस भूल जाओ। जब बैक सुजोंग सुनती है कि वो पिछली रात को एक गलती बता रहा है, तो वो दुखी होकर हंसती है और सोचती है कि वो कितनी भोली थी। वो ये सोच रही थी कि एक अमीर लड़का उससे सच्चा प्यार करेगा, लेकिन वो इस वक्त अपना आपा नहीं खोती है, बल्कि जोर से कहती है, हाँ वो एक गलती थी और एक एक्सीडेंट भी, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी एक आदमी की नजर से देखा ही नहीं। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े ऊपर चली जाती है। रात में बैक सुजोंग एक परेशान लड़की की तरह बान जू-योन के दिए हुए डॉल पर अपना सारा गुस्सा निकालती है और बड़बड़ाती रहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम बहुत बुरे हो। उधर बान जू-योन, जो जल्दी सो गया था, फोन की तेज रिंगटोन से जाग जाता है और फोन करने वाली बैक सुजोंग थी, जिसे नींद नहीं आ रही थी। बान जू-योन फोन उठाकर हेलो कहता है, तो बैक सुजोंग उससे पूछती है कि तुम्हें नींद कैसे आ सकती है। बैक सुजोंग चाहती थी कि बान जू-योन उससे माफी मांगे, लेकिन बान जू-योन उल्टा उसी से कहता है, उस रात तुमने मुझे नशे की हालत में अकेले बेंच पर छोड़ दिया था। मैंने तो तुम्हारा ख्याल करके उसे एक गलती कहा था और तुमने मेरे मुंह पर कह दिया कि तुम मुझे एक आदमी नहीं समझती। वो कहता है कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें एक बार फिर माफ करता हूँ। बैक सुजोंग सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जिस लड़की को वो पसंद करता है, वो उसे एक आदमी की तरह नहीं देखती। ये बात बान जू-योन को, जो खुद को बहुत कुछ समझता था, बहुत चुभ रही थी। वो एक ही बार में 200 पुशअप्स करता है और फिर आईने में खुद को देखने लगता है। वो अपने हेयर स्टाइल और चेहरे को 100 में से 100 नंबर देता है। अपनी बॉडी को भी वो पूरे 100 नंबर देता है। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि प्रॉब्लम कहीं और है। इसलिए वो ऑफिस में सेक्रेटरी क्वोन से पूछता है, तुम्हारा पति तुम्हें सबसे ज्यादा एक आदमी कब लगता है? सेक्रेटरी क्वोन बिना सोचे जवाब देती है, जब वो मेरे लिए पैसे खर्च करता है, तब वो सबसे ज्यादा मैनली लगता है। बान जू-योन पूछता है, बस इतना ही? वो कहती है, हाँ ये सबसे जरूरी चीज है। ये सुनकर बान जू-योन की जैसे आंखें खुल जाती हैं और फिर वो बैक सुजोंग को अपनी पैसों की पावर दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन ताकि ऑफिस के लोगों को शक न हो, वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को इन्वाइट करता है। वो सबको अपनी कंपनी के 5 स्टार होटल में लंच के लिए ले जाता है और सबके लिए खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर मंगवाता है। जब एम्प्लॉयज को पता चलता है कि ये खाना एक आदमी के लिए 2 लाख वॉन से भी ज्यादा का है, तो वो सब डायरेक्टर की तारीफ करने लगते हैं। एक एम्प्लॉय कहती है कि वो उसके साथ लव हेट रिलेशनशिप में आना चाहती है। एम्प्लॉयज की बातें शहद की तरह थीं, जिन्हें सुनकर बान जू-योन का दिल खुश हो जाता है। लेकिन बैक सुजोंग को नहीं पता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वो अब भी उस रात की बात को लेकर परेशान थी। तभी बैक सुजोंग को सो हाजिन का फोन आता है और सो हाजिन उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करना चाहती थी। सो हाजिन की बात रखने के लिए बैक सुजोंग कहती है कि वो सोचेगी, लेकिन उनकी बातें पास खड़ा एक कलीग सुन लेता है। उसे लगता है जैसे उसे कोई बहुत बड़ी गॉसिप पता चल गई हो और वो उत्सुक होकर ब्लाइंड डेट वाले लड़के के बारे में पूछने लगता है। और उसकी इसी हरकत की वजह से पास खड़े बान जू-योन को भी पता चल जाता है कि बैक सुजोंग ब्लाइंड डेट पर जा रही है। वो चौंक कर पूछता है, सच में? बैक सुजोंग कहती है, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? बान जू-योन फिर पूछता है, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? तभी एक कर्मचारी कहती है, डायरेक्टर, चेयरवुमन आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर कि चेयरवुमन उसे ढूंढ रहे हैं,
बान जुयोन अपने गुस्से को काबू में कर लेता है और बेक सुजोंग को काम खत्म होने से पहले अपने ऑफिस में आने को कहता है। काम खत्म होने से पहले बेक सुजोंग अपने मेल कलीग को रोकती है। वो चाहती थी कि वो उसकी सिचुएशन को समझने में मदद करे। बेक सुजोंग कहती है कि उसकी एक अच्छी दोस्त एक प्रॉब्लम में है। जिस लड़के को वो पसंद करती है वो अक्सर देर रात को उससे मिलने आता है। लेकिन जब उनकी फीलिंग्स बढ़ी और उन्होंने किस किया तो वो ऐसे दिखा रहा है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। वो पूछती है, एक लड़का होने के नाते तुम्हें पता होगा कि ऐसा क्यों है। इस पर वो कलीग हंसकर कहता है कि टीम लीडर भाई, आप भी मजाक करती हैं। मैं तो सिंगल हूँ, मुझे इन सब ट्रिक्स के बारे में क्या पता होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो किसको भूलने का सिर्फ नाटक कर रहा है। बेक सुजोंग पूछती है, वो नाटक क्यों करेगा? वो जवाब देता है, रिजेक्ट होने के डर से। लड़कों में अक्सर प्रपोज करने की हिम्मत नहीं होती, ये एक पक्का नियम है। बेक सुजोंग कहती है कि ठीक है, तुम अपना काम करो। बेक सुजोंग सोचती है, जब तुम मेरे सामने कुछ न याद होने का नाटक कर रहे हो तो अब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और फिर वो मुस्कुराते हुए बान जुयोन के ऑफिस में जाती है। बान जुयोन पूछता है, क्या हुआ? बेक सुजोंग पूछती है, क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें मेरी ब्लाइंड डेट की बात पता चली? क्या तुम मुझे डेट करने से रोकना चाहते हो? वो कहता है, नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। बेक सुजोंग कहती है, तुम मुझसे पूरी तरह से सच कह सकते हो। बान जुयोन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बान जुयोन बेक सुजोंग के साथ ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसके ब्लाइंड डेट पर जाने की बात से बहुत परेशान था और उसकी इस बचकानी हरकत ने एक बार फिर बेक सुजोंग का दिल दुखा दिया था। बेक सुजोंग का सारा मूड खराब हो चुका था, इसलिए वो सो हाजिन को फोन करती है और उसे बताती है कि वो उसकी अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट के लिए तैयार है। वो लड़का एक हैंडसम और चार्मिंग लॉयर था। उसके अच्छे बिहेवियर ने एक ही झटके में बेक सुजोंग का दिल जीत लिया। इसलिए डिनर खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। इसके बाद आने वाले दिनों में बेक सुजोंग और बान जुयोन कंपनी में काम के अलावा एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। ये सब देखकर ऑफिस के लोगों को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन उनमें से किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। शाम को जब बेक सुजोंग ऑफिस से निकलती है तो वो देखती है कि उसका ब्लाइंड डेट पहले से ही कंपनी के गेट पर उसका इंतजार कर रहा था और ये सीन बान जुयोन अपनी आंखों से देख लेता है। बान जुयोन उस वक्त कुछ नहीं कहता, वो बस गाड़ी में बैठकर चेयरवुमन के साथ वहाँ से चला जाता है। वो लड़का बेक सुजोंग के लिए उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लाता है, लेकिन एक लॉयर होने के नाते उसकी बातें केक से भी ज्यादा मीठी थी। वो बेक सुजोंग की इतनी तारीफ करता है कि वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों चलते चलते बातें करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब कपड़ों वाले सेक्शन में आ गए। तभी बेक सुजोंग को एक ड्रेस पसंद आती है। वो उस लड़के से उसे पहनकर देखने के लिए कहती है और वो मान जाता है, लेकिन साइज फिट ना होने की वजह से वो सेल्स पर्सन से दूसरा साइज लाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है, चेंजिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है और फिर एक हाथ बेक सुजोंग को जबरदस्ती अंदर खींच लेता है। बेक सुजोंग देखती है कि वो बान जुयोन था। इस वक्त उसका दिल खुशी और घबराहट दोनों से भरा हुआ था। वो खुश थी क्योंकि बान जुयोन को आखिरकार उसकी परवाह थी और वो घबरा इसलिए रही थी क्योंकि चेंजिंग रूम के बाहर सेल्स पर्सन जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी और उसका ब्लाइंड डेट भी परेशान होकर उसका नाम पुकार रहा था। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो एक लड़के के साथ चेंजिंग रूम में है, इसलिए वो बान जुयोन को पहले दरवाजे के पीछे छिपने के लिए कहती है और कहती है कि जो भी बात है वो आधे घंटे बाद बाहर करेंगे। इसके बाद वो अकेले दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। उसका डेट पूछता है कि तुम अंदर कैसे चली गई? बेक सुजोंग बहाना बनाती है कि उसने शायद गलत अंडरगारमेंट पहन लिया था, इसलिए वो उसे ठीक करने अंदर गई थी। ये कहकर वो घबराहट में अपने डेट और सेल्स पर्सन को किसी और तरफ ले जाती है। कपड़े खरीदने के बाद वो लड़का बेक सुजोंग को भी कुछ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन बेक सुजोंग उसे मना कर देती है और कहती है कि शायद वो उसके साथ दोबारा डेट पर नहीं आ पाएगी। बेक सुजोंग का अचानक बदला हुआ बर्ताव देखकर उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो बड़े प्यार से बेक सुजोंग को गुड बाय कहता है क्योंकि वो जानता था कि इस तरह की मूडी लड़की से प्यार करके उसे दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद बेक सुजोंग जल्दी से बान जुयोन के पास जाती है और उससे पूछती है कि जब तुम्हें मेरे किसी और के साथ डेट पर जाने से फर्क नहीं पड़ता तो तुमने मुझे हमारी डेट के बीच में चेंजिंग रूम में क्यों खींचा? बान जुयोन कहता है कि वो पत्थर दिल नहीं है, बस उस रात नशे में होने की वजह से उसे कुछ याद नहीं रहा और इसीलिए उसने उसके सामने ऐसी बातें कह दी जिनसे उसे दुख पहुंचा। वो कहता है, मुझे माफ कर दो कि मुझे हमारी किस याद नहीं रही। मैं इस बात के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेक सुजोंग कहती है कि वो उसकी माफी स्वीकार करती है,
वैसे भी उसने हमेशा यही माना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सुनकर बान जूयोन को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, तुमने होश में रहते हुए मेरी फर्स्ट किस ले ली, क्या तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? बान जूयोन को अपने करीब आता देखकर बेक सुजोंग घबराकर कहती है कि उसे कुछ काम है और वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये सुनकर कि उसने बान जूयोन की फर्स्ट किस ली है, बेक सुजोंग का दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन ये सोचकर कि उसने जिम्मेदारी लेने की बात की है, बेक सुजोंग फिर से परेशान हो जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो कहती है, अरे जो होगा देखा जाएगा। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। ऑफिस में जब भी वो बान जूयोन से मिलती तो घबराकर वहाँ से भाग जाती, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रिश्ते को कैसे संभाले। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उसे एहसास होता है कि उसे बान जूयोन से दूर रहना होगा। चेयरवुमन ने अनाउंस कर दिया था कि बान जूयोन ही उनकी फैमिली का वारिस है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, हर कोई बान जूयोन की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगा। बान जूयोन की इमेज खराब न हो, इसलिए बेक सुजोंग जानबूझकर उससे मिलने से बचने लगी। लेकिन उसकी इस हरकत से बान जूयोन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सीढ़ियों तक उसका पीछा करता है और भागने की कोशिश कर रही बेक सुजोंग को रोक लेता है। वो कहता है, हमने बात करने का फैसला किया था, फिर तुम मुझसे क्यों बच रही हो? बेक सुजोंग कहती है कि बात करने के लिए कुछ नहीं है। वो बताती है कि अब वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ग्रुप का वारिस भी है। वो कहती है, अगर तुम अब भी उस रात के बारे में सोच रहे हो तो सोचो, क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर चेयरवुमन के सामने खड़े हो सकते हो? क्या तुम मेरा हाथ थामकर दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को कबूल कर सकते हो? ये कहकर बेक सुजोंग बिना पीछे मुड़े चली जाती है और बान जूयोन वहीं हैरान परेशान खड़ा रह जाता है। उस पल उसे भी एहसास होता है कि वो अब भी एक बच्चा है जो अपनी दादी के कंट्रोल से बाहर नहीं निकल सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो आदमी प्यार में पागल हो वो कुछ भी सोचने लगता है। उसे लगता है कि वो किसी और से बात कर रही है। ऑफिस में बेक सुजोंग बस अपने पापा को फोन करती है। वो बस दोपहर के फैमिली लंच की जगह कंफर्म करना चाहती थी। लेकिन बान जूयोन को लगता है कि बेक सुजोंग अपने डेट के पेरेंट्स से मिलने जा रही है। वो सोचता है कि अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पा सकता। इसलिए दोपहर में वो भी गाड़ी लेकर उसी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वो बेक सुजोंग की इस रिश्ते की बात को बिगाड़ना चाहता था और फिर वो गुस्से में रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि बेक सुजोंग एक आदमी के कॉलर को साफ कर रही थी। अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधा कमरे में घुस जाता है। वो उन्हें रोकता है और चिल्लाता है, बस बहुत हुआ। उसके अचानक आने से बेक सुजोंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तभी कमरे में आए उसके पापा बेक सुजोंग से पूछते हैं, तुमने डायरेक्टर को हमारे फैमिली लंच पे बुलाया तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर बान जूयोन चौंक जाता है। बेक सुजोंग सिर हिलाकर बताती है कि उसने उसे नहीं बुलाया। सुबिन को जब पता चलता है कि ये वही डायरेक्टर है जिसने पापा का हॉस्पिटल बिल भरा था, तो वो आगे बढ़कर बान जूयोन से हेलो कहता है। बान जूयोन को अब जाकर एहसास होता है कि बेक सुजोंग फोन पर फैमिली लंच की बात कर रही थी। वो अपने डेट के पेरेंट्स से मिलने नहीं जा रही थी जैसा उसने सोचा था। बान जूयोन कहता है कि ये तो एक अच्छा इत्तेफाक है और फिर वो बेशर्मों की तरह उनके साथ खाने बैठ जाता है और कहता है कि इस खाने का बिल वो देगा, इसलिए अंकल जी भर के खाएं। अपनी खुशी में डूबे बान जूयोन को ये नहीं पता था कि उसके घर में सफाई करने वाली आंटी असल में चेयरवुमन की जासूस थी। वो चेयरवुमन को बताती है कि डायरेक्टर कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। वो उसे अपना स्टडी रूम साफ नहीं करने देते और उन्होंने एक कैमरा भी लगवाया है। आंटी की इन्हीं बातों से चेयरवुमन को अपना दुखद पास्ट याद आ जाता है। जब बान जूयोन छोटा था तो वो एक कॉमिक्स इवेंट में जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने मम्मी पापा को साथ चलने के लिए मजबूर किया और उसी रास्ते में एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा रखा था, इसलिए वो बच गया। चेयरवुमन हमेशा से अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार बान जूयोन को मानती थी, इसलिए जब उन्हें पता चला कि बान जूयोन मिडिल स्कूल में भी छिपकर कॉमिक्स वाले खिलौने रखता है, तो उन्होंने बेरहमी से बान जूयोन की सारी जमा की हुई चीजों को जला दिया और उनमें वो पायरेट किंग वाला खिलौना भी था जो उसकी माँ ने मरने वाले दिन उसे दिया था। बान जूयोन उस वक्त फूट फूट कर रोया था, लेकिन ताकि उसकी दादी को दोबारा पता न चले, बान जूयोन ने अपनी पसंद की चीजों को एक खुफिया कमरे में छिपाना शुरू कर दिया। उधर चेयरवुमन अब कुछ करने वाली थी। वो सेक्रेटरी क्वोन से मिलती है और उसे अपने साथ बान जूयोन के घर चलने के लिए कहती है ताकि वो देख सके कि उसके स्टडी रूम में क्या राज छिपा है। एक अमीर लड़का एक आम सी लड़की से प्यार करने लगा था और एक भाई होने के नाते सुबिन को ये गड़बड़ लग रही थी, इसलिए बिल देने के बाद वो बान जूयोन को रोकता है और उम्मीद करता है कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए उसकी बहन का दिल नहीं दुखाएगा जो उसके लिए बहुत कीमती है। वो कहता है, अगर तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो
तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बेक सुजोंग कहती है कि उसने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया है कि उन दोनों के बीच कुछ भी होना नामुमकिन है। बान जूयोन कहता है कि वो उसकी सारी बातें जानता है, लेकिन जब भी वो सुनता है कि बेक सुजोंग किसी और को पसंद करने लगी है तो उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। वो कहता है, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सेक्रेटरी क्वोन का फोन आ जाता है। सेक्रेटरी क्वोन को चेयरवुमन ने ही भेजा था, लेकिन फिर भी वो हमेशा छिपकर बान जूयोन की मदद करती थी। बेक सुजोंग जानती थी कि ये चीजें बान जूयोन के लिए बहुत जरूरी हैं और वो सोचती है कि दो लोग मिलकर एक से बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए वो बान जूयोन की चीजें हटाने में मदद करने का फैसला करती है। लेकिन उनके सामान पैक करने से पहले ही सेक्रेटरी क्वोन मैसेज करती है कि चेयरवुमन पार्किंग में पहुंच गई हैं। मजबूर होकर बान जूयोन को पहले गेट पर उनका स्वागत करने जाना पड़ता है। चेयरवुमन को कुछ भी अजीब नहीं मिलता, तो वो उससे पूछती हैं कि वो आंटी को यहाँ सफाई क्यों नहीं करने देता। बान जूयोन सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे और चेयरवुमन धीरे धीरे खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी चेयरवुमन का ध्यान एक चीज पे जाता है और वो उसे हाथ में उठा लेती हैं। वो बान जूयोन और उसके पेरेंट्स की फोटो थी। वो कहती हैं, मुझे लगा तुम फिर से फालतू चीजों में लग गए हो, तो तुम ये छिपा रहे थे। बान जूयोन कहता है, क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो कहती हैं, तुम्हें याद करने का क्या हक है? अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो आज मेरा बेटा यहीं होता। ये टूटी फूटी फोटो नहीं, बल्कि मेरा बेटा खुद होता। अपने पेरेंट्स के साथ अपनी अकेली फोटो को टूटते हुए देखकर बान जूयोन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इसी फोटो की वजह से खुफिया कमरे का राज ही रह जाता है। एक अमीर लड़के के दिल में इतना दुख देखकर बेक सुजोंग को उस पर तरस आने लगता है। बान जूयोन बताता है कि दादी ने मेरी वजह से अपना इकलौता बेटा खो दिया। इसकी भरपाई के लिए मैंने वैसा बनने का फैसला किया जैसा वो चाहती थी। इसलिए इतने सालों से मैंने अपनी पसंद को छिपा कर रखा। यहाँ तक कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये भी नहीं कह पाया। लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस इंसान को वो पसंद करती थी उसे अपने प्यार का इजहार करते सुनकर बेक सुजोंग का दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन वो जानती थी कि वो उसके काबिल नहीं है, इसलिए वो खामोश रहकर ही जवाब देती है, प्यार न मिलना जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। और बेक सुजोंग की उदासी उसके पापा एक ही नजर में समझ जाते हैं। पापा के पूछने पर वो बस झूठी मुस्कान दिखाती है। उसके पापा कहते हैं, बेक सुजोंग क्या हुआ? जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो तो पापा का दिल दुखता है। क्या मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है? क्या इसीलिए तुम अपनी परेशानियाँ नहीं बताती और बस झूठी मुस्कान दिखाती रहती हो? बेक सुजोंग कहती है, पापा आप सच में मेरी चिंता मत करो। मैं बस एक लंबे सफर से आई हूँ, शायद इसलिए थक गई हूँ। पापा कहते हैं कि सारा सामान ऊपर रख दिया है और बेक सुजोंग को थकने पर थोड़ा आराम करने के लिए कहते हैं। कमरे में आने के बाद भी बेक सुजोंग को शांति नहीं मिलती। उन दोनों के साथ बिताए मीठे पलों को याद करके वो अपने बेचैन दिल को और नहीं रोक पाती और वो भागकर घर से बाहर निकल जाती है। उस वक्त बान जूयोन घर पर नहीं था और उसका फोन भी बंद था। मजबूर होकर बेक सुजोंग सड़कों पर उसे ढूंढने के लिए भागती है। बान जूयोन उस जगह पर आता है जहां उसने पहली बार बेक सुजोंग का हाथ थामा था। उस वक्त वो खुद को समझा रहा था कि अब उसे पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो देखता है कि बेक सुजोंग चुपचाप पास में खड़ी थी। वो कहती है, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी पसंद एक राज है, मेरा मतलब है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। बेक सुजोंग बान जूयोन से अपने प्यार का इजहार करती है और फिर वो उसे किस कर लेती है। लेकिन वो देखती है कि घर छोड़ते वक्त भी बान जूयोन उसका हाथ थामने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो एक बार फिर खुद पहल करती है और अपना हाथ बान जूयोन के हाथ में रख देती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। बेक सुजोंग को लगा था कि ऐसे लड़के के साथ प्यार में होना बहुत बोरिंग होगा, लेकिन जो हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो बान जूयोन को बाय कहने के लिए हाथ हिलाती है तो वो अपनी बीच की और रिंग फिंगर को मोड़ लेता है और उसकी तरफ एक अजीब सा इशारा करता है। बेक सुजोंग को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। उसे लगता है कि उसके नए बॉयफ्रेंड ने बस यूं ही ऐसा किया होगा। लेकिन तभी उसे बान जूयोन का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, आई लव यू। वो डायरेक्टर बान जूयोन का नाम देखती है और उसे समझ आता है कि उस इशारे का ये मतलब था। वो सोचती है, ये लड़का भी ना हंसाने में माहिर है। इस वक्त खुशी से भरी बेक सुजोंग डायरेक्टर का नाम बदलकर मेरी जिंदगी रख देती है। बान जूयोन घर पहुंचता भी नहीं कि उसे बेक सुजोंग का जवाब मिल जाता है। फोटो में बेक सुजोंग भी आई लव यू वाला इशारा कर रही थी। जैसे ही उन दोनों का रिलेशनशिप ऑफिशियल होता है, बान जूयोन खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगता है। जब कोई प्यार में होता है तो एक पल की भी दूरी सही नहीं जाती। इसलिए सुबह सुबह ही बान जूयोन बेक सुजोंग के घर के नीचे पहुंच जाता है
और उसे लगातार आई लव यू वाला इशारा करता रहता है। लेकिन तभी जब वो दोनों पिछली रात की अपनी बेचैनी के बारे में बात कर रहे थे, बेक सुजोंग के पापा कूड़े का बैग लेकर नीचे आ जाते हैं। पापा की आवाज सुनकर दोनों एकदम से डर जाते हैं। अब बान जू योन को मजबूरन बेक सुजोंग के पीछे पीछे जाना पड़ता है। वो अंकल को हेलो कहता है। पापा कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, उतना ही ठीक जितना कल तुम्हें देखकर था। इस पर बेक सुजोंग सफाई देने की कोशिश करती है कि डायरेक्टर काम के सिलसिले में आए हैं, लेकिन पापा एक ही नजर में समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रही है। पापा उन दोनों की चोरी नहीं पकड़ते, बल्कि बेक सुजोंग को डायरेक्टर को अंदर लिविंग रूम में बिठाकर बात करने के लिए कहते हैं। लेकिन ऊपर जाने के बाद बेक सुजोंग सीधा बान जू योन को अपने बेडरूम में ले जाती है। जब वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, तभी पापा कूड़ा फेंककर ऊपर आ जाते हैं। पापा पूछते हैं कि तुम दोनों काम की बात करने बेडरूम में क्यों आए। बेक सुजोंग घबराकर कहती है कि उसने फाइलें बेडरूम में रखी थी। इसके बाद पापा के सामने वो बान जू योन के साथ कमरे में फाइलें ढूंढने का नाटक करने लगती है। थोड़ी देर में उसका भाई पेट पकड़कर घर आता है और सीधा वॉशरूम का दरवाजा खोल देता है और वहाँ बान जू योन को टॉयलेट में बैठा देख लेता है। भाई ये पूछने की बजाय कि ये आदमी उसके घर में क्या कर रहा है, वो बस उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। जब उसे पता चलता है कि वो संडे के दिन घर पर बहन से काम की बात करने आया है, तो भाई गुस्से में कहता है, काम की बात तो मैं फिर भी सह लूं, लेकिन तुम मेरे घर में अपना इलाका क्यों बना रहे हो। वो उसे आवारा कुत्तों से कंपेयर करता है। ये सुनकर बेक सुजोंग उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका प्यारा बॉयफ्रेंड सामने बैठा है, इसलिए वो प्यार से अपने भाई के उस सिर को सहलाने लगती है जिसे वो पहले ही छपटा कर चुकी थी। भाई चिल्लाता है कि अपना हाथ हटाओ। वो कहता है, तुम ऐसे करोगी तो मैं गंजा हो जाऊंगा। बान जू योन सोचता है कि अगर वो और देर बेक सुजोंग के घर रुका तो उनके प्यार का राज जरूर खुल जाएगा। इसलिए वो कहता है कि उसकी एक मीटिंग है और फिर वो उदास होकर बेक सुजोंग के घर से चला जाता है। बान जू योन को जाते देखकर बेक सुजोंग गुस्से में अपने भाई के पीछे एक जोरदार किक मारती है। एक दूसरे से मिल न पाने की वजह से वो दोनों फोन पर ही लगे रहते हैं। बान जू योन कहता है कि तुम्हारे घर पर हमने बहुत अच्छे से छिपाया, हमें कंपनी में भी ध्यान रखना होगा कि किसी को पता ना चले। बेक सुजोंग जवाब देती है, तुमसे प्यार करना एक मुसीबत है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये जरूर करूंगी। वो कहती है कि उसे उम्मीद है कि वो भी कंपनी में खुद पर कंट्रोल रखेगा। दोनों फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। लेकिन शुक्र है कि उनका ये अजीब बर्ताव कंपनी के किसी कलीग ने नहीं देखा। लेकिन बान जू योन इतने पर भी नहीं सुधरता। वो लिफ्ट में भी जब कोई नहीं देख रहा होता तो बेक सुजोंग के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, और जब बेक सुजोंग उसे रोकती है तो वो शैतानी वाली स्माइल देता है। जब वो दोबारा बेक सुजोंग को परेशान करने लगता है तो एक कलीग अचानक पीछे मुड़ जाता है। ये देखकर बान जू योन जल्दी से हाथ हटाकर घड़ी देखने का नाटक करता है। वो कलीग बेक सुजोंग से पूछता है, आपका उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के के साथ कैसा चल रहा है? सुना है आप उसे बहुत पसंद करती हैं, क्या ये सच है? कलीग के इस गलत टाइम पर पूछे गए सवाल से माहौल एकदम ऑकवर्ड हो जाता है। पास खड़े बान जू योन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। ये देखकर बेक सुजोंग उसे एक थप्पड़ लगाती है और बताती है कि उसने बहुत पहले ही उसे साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन वो कलीग फिर भी चुप नहीं होता। लिफ्ट से बाहर आने के बाद भी वो बकबक करता रहता है। वो कहता है, आप जैसी सफल बिजनेस वुमन को एक समझदार और केयर करने वाला पार्टनर ढूंढना चाहिए। उसकी उम्र आपसे ज्यादा होनी चाहिए और वो आपको समझे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करे। और आपकी दोस्त के बॉयफ्रेंड जैसा धोखेबाज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसने किस करने के बाद याद न होने का नाटक किया। बेक सुजोंग को यकीन नहीं होता कि जिस बारे में उसने उससे पूछा था वो बात उसने बान जू योन के सामने ही बता दी। इस वक्त बेक सुजोंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो कलीग थोड़ा भी नहीं सुधरता। वो कहता है, उस तरह का आदमी बहुत ही घटिया और धोखेबाज होता है। ये सुनकर बान जू योन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उस कलीग को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को नष्ट करना था। वो बेचारा पहले ही पसीने पसीने हो रहा था, लेकिन तभी सेक्रेटरी उसके लिए एक और ट्रॉली भरकर ले आती है। बेचारा आदमी, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परेशान होकर डायरेक्टर को पुकारता है और बान जू योन के चेहरे पर आखिरकार एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। शांत होने के बाद बान जू योन छिपकर फिर से बेक सुजोंग के पास चला जाता है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो फिर से उसे छेड़ने लगता है, लेकिन तभी वो कलीग जोर से टीम लीडर को पुकारता है, जिससे उन दोनों की जान ही निकल जाती है। बेक सुजोंग बान जू योन पर चिल्लाती है, तुम एक डॉक्यूमेंट भी प्रिंट नहीं कर सकते? टीम लीडर को डायरेक्टर पर गुस्सा करते देखकर वो कलीग डर के मारे वहीं से उलटे पैर लौट जाता है। बेक सुजोंग गुस्से में कहती है, तुम किसी काम के लीडर नहीं हो, और फिर वो फाइलें बान जू योन के हाथ में थमा देती है और चिल्लाकर कहती है,
अब तुम सीख गए होगे। बान जुयोन के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वो फाइलें लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो कहती है, मैं बस एक्टिंग कर रही थी, क्या तुम्हें बुरा लगा? बैक सुजोंग उसके पास जाती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी नाराज है, तो वो उसे मनाने लगती है। वो कहती है कि ताकि कलीग्स को उनके प्यार के बारे में पता न चले, उसे मजबूरी में उस पर चिल्लाना पड़ा। ये सुनकर बान जुयोन का मूड थोड़ा ठीक होता है, लेकिन तभी बेक सुजोंग अचानक फिर से उस पर चिल्लाने लगती है और उसे एक घमंडी लीडर कहती है जो किसी की सलाह नहीं सुनता। असल में 2 कलीग छत पर आ गए थे और उन्होंने उन दोनों को फिर से एक साथ देख लिया था, इसलिए बेक सुजोंग को मजबूरन दोबारा एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन उसके इस अचानक बदले बर्ताव से बान जुयोन का मूड फिर से खराब हो जाता है। बैक सुजोंग फिर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वहाँ किस करने के लिए बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, बान जुयोन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके गाल पर एक किस कर देता है और कहता है, मुंह अपने प्यार को किस करने के लिए होता है, उस पर चिल्लाने के लिए नहीं, समझी? अपने बॉयफ्रेंड को इतनी छोटी सी बात पर अड़ा हुआ देखकर बैक सुजोंग को अचानक बहुत दुख महसूस होता है। लेकिन शुक्र है कि शाम को सो हाजिन ने उसके लिए एक शानदार डिनर तैयार किया था। बैक सुजोंग जैसे ही खाना शुरू करने वाली थी, सो हाजिन अचानक कहती है कि प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड का इंतजार कर लो। बैक सुजोंग सोचती है कि सो हाजिन ने तो तलाक के बाद अकेले रहने का फैसला किया था। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। सो हाजिन कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को जानती हो, वो तुम्हारे डायरेक्टर का अच्छा दोस्त किम शिन वोन है। असल में कुछ समय पहले सो हाजिन एक दोस्त की शादी में किम शिन वोन से मिली थी। जब से किम शिन वोन ने उसके साथ एक रात बिताई थी, तब से उसके दिल पर पूरी तरह से सो हाजिन का कब्जा हो गया था। आज दोस्त की शादी में दोबारा मिलकर उसने अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल दिया। किम शिन वोन कहता है कि उसके सभी दोस्तों को सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन उसका सच्चा दिल एक अकेली नाव की तरह भटक रहा है, जिसे इतने तूफानों के बाद भी कोई किनारा नहीं मिला। सो हाजिन को याद आता है कि नशे में किम शिन वोन ने कितनी ही रातें उसकी दुकान के बाहर बिताई थी। इस वक्त उसे अचानक उस आदमी पर तरस आने लगता है जिसने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? किम शिन वोन कहता है कि वो तैयार है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो पूछती है, क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो? मेरे साथ रिश्ते में रहने के लिए तुम्हें हमेशा वफादार रहना होगा। असल में सो हाजिन बहुत पहले ही किम शिन वोन से प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसने कई कस्टमर्स को मना कर दिया था जिन्होंने उसे प्रपोज किया था। जब किसी ने उसे अपना कार्ड दिया तो उसने उसे लिया तक नहीं, और उसने पहली बार किम शिन वोन को इसलिए मना किया था क्योंकि वो अभी तक अपनी टूटी शादी के दर्द से बाहर नहीं निकल पाई थी और उसे डर था कि अगर माँ को बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो वो शादी के लिए जोर देंगी। लेकिन तभी उसकी माँ अचानक दुकान पर आ जाती हैं। माँ एक लड़के को दुकान का एप्रन पहने देखकर जिज्ञासा से पूछती हैं कि वो कौन है। किम शिन वोन जैसे ही आंटी को बताना चाहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, सो हाजिन उसे रोक लेती है। सो हाजिन कहती है कि उसने उसे कुछ समय के लिए काम पर रखा था, लेकिन अभी अभी मैंने उसे काम से निकाल दिया है। ये कहकर वो किम शिन वोन को धकेलकर बाहर ले जाने लगती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, माँ के जाने के बाद मैं तुम्हें फोन करती हूँ। वो कहता है, तुम ये क्यों नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? वो कहती है, अगर ऐसा हुआ तो हमें तुरंत शादी करनी पड़ेगी। वो कहता है, मुझे खुशी होगी। सो हाजिन जैसे ही उसे बाहर धकेलती है, वो देखती है कि उसका पुराना पति दरवाजे पर खड़ा था। माँ कहती है कि वो उसे साथ लेकर आई हैं ताकि वो उसे मना सके। सो हाजिन उसे कोई भाव नहीं देती, बल्कि गुस्से में उसे बेशर्म कहती है और फिर वो मुड़कर दुकान में वापस चली जाती है। लेकिन उसका पुराना पति बेशर्मों की तरह अंदर आ जाता है और कहता है कि जब माँ हमारे रिश्ते के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना हम दोबारा साथ रहने की कोशिश करें। मुझे सच में डर है कि तुम अकेले बहुत मुश्किल में होगी और मुझे तुम्हारे हाथ के बने क्रैब सूप की बहुत याद आती है। अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पुराने पति से परेशान होते देखकर किम शिन वोन परेशान होकर वहीं टहलने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि सो हाजिन अभी ये रिश्ता सबके सामने नहीं लाना चाहती। सो हाजिन गुस्से में कहती है, प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। तभी माँ उसे एक मुक्का मारती हैं और कहती हैं कि दुकान खोलने के पैसे भी उसी ने तुम्हें दिए थे, तुम इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? सो हाजिन कहती है, उसने मुझे पैसे इसलिए दिए क्योंकि उसने एक माफी न करने लायक गलती की थी। माँ जैसे ही पूछने वाली थी कि क्या हुआ था, उसका पुराना पति तो हाजिन का हाथ पकड़ लेता है। किम शिन वोन जब उस आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड को छूते हुए देखता है तो वो आगे बढ़कर उसका हाथ झटक देता है और फिर सो हाजिन को अपने पीछे खड़ा कर लेता है। उन दोनों के बीच तनाव बढ़ता देखकर सो हाजिन बिना सोचे किम शिन वोन के सामने आ जाती है
वो कहती है, मैंने यूं ही तलाक नहीं लिया था, इस धोखेबाज आदमी ने मुझे धोखा दिया और वो लड़की उसी की कंपनी की थी। वो कहता है, वो बस एक गलती थी। जब वो बेशर्मी से उसे एक गलती बताता है तो माँ गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है, लेकिन ज्यादा गुस्सा करने की वजह से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो जमीन पर गिर जाती हैं। माँ इस वक्त अपनी सेहत की परवाह नहीं करती। वो मुश्किल से बेड पर उठकर बैठती हैं। वो खुद को कोसते हुए कहती हैं कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ थी, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी ने इतना दुख झेला है। हाजिन माँ से कहती है कि वो खुद को दोष न दे। वो कहती है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको वजह नहीं बताई। तभी पापा कहते हैं कि अगर वो आदमी तुम्हें दोबारा परेशान करे तो सबसे पहले मुझे बताना। पापा उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख देंगे। लेकिन तभी माँ कहती है कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि दुकान वाला लड़का बेटी के लिए आगे आया। मुझे यकीन है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसा लड़का मेरी बेटी की रक्षा करेगा, मुझे पूरा यकीन है। पापा पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो हाँ में जवाब देती है। बेटी का जवाब सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने लगते हैं। जब उसे पता चलता है कि सो हाजिन ने अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बता दिया है तो किम शिनवॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस दिन जब वो सो हाजिन को घर छोड़ रहा था तो उसने अपनी होने वाली सास के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे। वो ये भी कहता है कि वो उसकी दुकान में एक कैमरा लगवाएगा ताकि उसका वो घटिया पुराना पति दोबारा उसे परेशान न कर सके। लेकिन उसकी ये सारी हरकतें सोहाजिन को अनकंफर्टेबल महसूस कराती हैं। सोहाजिन कहती है कि वो उसकी फीलिंग्स समझती है, लेकिन इन गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतर जाती है। सो हाजिन बस इतनी जल्दी दूसरी शादी में नहीं बंधना चाहती थी, लेकिन किम शिनवॉन सो हाजिन की बात का मतलब नहीं समझ पाता, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर उससे वजह पूछना चाहता है। वो पूछता है, क्या तुम अभी मुझसे रिश्ता तोड़ रही थी? वो कहती है, अगर तुम सच में नहीं समझ पा रहे हो तो शायद हम आगे साथ नहीं रह सकते। दुनिया में सबसे मुश्किल शायद एक लड़की के दिल को समझना ही है। भले ही सो हाजिन के अचानक बदले बर्ताव ने किम शिनवॉन का दिल तोड़ दिया था, लेकिन उसके दिल में जो प्यार था वो कम नहीं हुआ। इसलिए नशे में हिम्मत जुटाकर वो एक बार फिर सो हाजिन को फोन करता है। वो कहता है, सो हाजिन, मैं किम शिनवॉन बोल रहा हूँ। उसे कुछ अजीब लगता है। सो हाजिन देखती है कि फोन दुकान के स्पीकर से जुड़ा हुआ है तो वो किम शिनवॉन को चुप रहने के लिए कहती है। किम शिनवॉन दुखी होकर पूछता है, क्या तुम अब मेरी आवाज से भी नफरत करने लगी हो? सो हाजिन नहीं कहते हुए ब्लूटूथ बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में उसका फोन हाथ से फिसल जाता है और फिर उसके पैर से लगकर वो फ्रीजर के नीचे चला जाता है। इस सबसे अनजान किम शिनवॉन नशे की हालत में फोन पर रोमांटिक बातें करता रहता है। दुकान में बैठे कस्टमर्स इतना मजेदार सीन देखकर फोन निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं और चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सो हाजिन, तुम जैसी लड़की ने सच में मेरा दिल चुरा लिया है। सो हाजिन भी चिल्लाती है, ओह मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो खुशी से चिल्लाता है, उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर कि सो हाजिन भी उससे प्यार करती है, किम शिनवॉन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है और फिर वो जमीन पर गिरकर गहरी नींद में सो जाता है। सब उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये सुनकर कि सो हाजिन और किम शिनवॉन डेट कर रहे हैं, बेक सुजोंग कहती है, बहन तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? नहीं, वो आदमी एक प्लेबॉय है। तभी वो कहता है, क्या तुमने मुझे प्लेबॉय कहा? सो हाजिन कहती है, इसे वहीं रख दो। वो कहता है, ठीक है, समझ गया। इस वक्त सो हाजिन बस एक इशारा करती है और किम शिनवॉन चुपचाप बोरी उठाकर दरवाजे पर रख देता है। बेक सुजोंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक प्लेबॉय को इतना सीधा कैसे बनाया जा सकता है। खाने के दौरान सो हाजिन बेक सुजोंग को बताती है कि शिनवॉन असल में रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस है। बस मुझसे मिलने से पहले उसकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही, इसीलिए बाहर के लोगों को लगता है कि वो एक प्ले बॉय है। वो कहती है, आगे से मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा मत कहना, समझी? इसके बाद वो बेक सुजोंग और डायरेक्टर के रिश्ते के बारे में पूछती है। अपने सीक्रेट प्यार को जारी रखने के लिए बेक सुजोंग जल्दी से सिर हिलाकर कहती है कि उनका रिश्ता बहुत खराब है। ये सुनकर सो हाजिन के दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन जैसे ही बेक सुजोंग सो हाजिन की दुकान से निकलती है, वो फौरन अपने बॉयफ्रेंड बान जूयोन के पास चली जाती है। दोनों प्यार से झील के किनारे सीढ़ियों पर बैठकर म्यूजिक सुन रहे थे। बेक सुजोंग देखती है कि बान जूयोन जो गाना सुन रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 10 साल पहले उसका पहला प्यार सुनता था, जिसने उसे बहुत दुख दिया था। उस साल बेक सुजोंग की माँ बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ गई थी। छोटी सी बेक सुजोंग ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पास खड़े
अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो आगे से इस घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। इसलिए स्कूल में क्लासमेट्स के परेशान करने पर भी वो कभी पापा को आसानी से नहीं बताती थी। अपने हाथ पर लगे जख्म को देखकर बेक सुजोंग समझ गई थी कि उसे कोई तभी परेशान नहीं करेगा जब वो खुद ताकतवर बनेगी। हाई स्कूल तक बेक सुजोंग इतनी होशियार हो गई थी कि उसे कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। इस वक्त अमीर घर की लड़की के ताने सुनने पर वो बिना डरे उसकी किताबें बारिश में फेंक देती है। वो कहती है, बकवास बंद करो, तुम मुझसे जीत नहीं सकती। वो लड़की कहती है, तुम सच में। वो दोहराती है, कहा ना तुम मुझसे नहीं जीत सकती। बाहर से मजबूत दिखने वाली बेक सुजोंग अंदर से चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो उसे प्रोटेक्ट करे। लेकिन जब उसने अपनी सारी उम्मीदें अपने पहले प्यार पर लगा दी तो उसे निराशा हुई कि गेम में जिसने उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया था वो असल में उससे 7 साल छोटा एक बच्चा था। इसलिए जब उस लड़के ने उसे प्रपोज किया तो दुखी बेक सुजोंग ने उसे दुख पहुंचाने के लिए कड़वी बातें कही। इसके बाद से बेक सुजोंग ने उस लड़के से जुड़ी हर चीज से नाता तोड़ लिया और उनमें वो गाना भी था जिसे वो दोनों कभी एक साथ पसंद करते थे। वो कहती है, मेरा पहला प्यार ब्लैक फ्लेम ड्रैगन मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गया जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। बान जू योन बेक सुजोंग से कहता है कि वो सब बीती बातें हैं। आखिर म्यूजिक की कोई गलती नहीं होती। मेरे लिए तुम अब इन गानों से दोबारा प्यार करना शुरू कर दो। इस प्यारे पल में उन दोनों को ये नहीं पता था कि वो असल में एक दूसरे के वही पहले प्यार हैं जिन्होंने एक दूसरे को बहुत दुख दिया था। 3 दिन के ट्रिप की पहली ही रात बान जूयोन अपने प्यार को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया। उससे मिलने के लिए बान जूयोन कहता है कि उसे कॉमिक्स पढ़नी है और वो कॉमिक बुक अभी तुम्हारे घर की अटारी में है। मैं अभी गाड़ी लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। बेक सुजोंग जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए मान जाती है। लेकिन जब वो ऊपर कॉमिक्स ढूंढने जाती है तो उसे गलती से एक कुरियर स्लिप मिलती है जिस पर ब्लैक फ्लेम ड्रैगन का नाम लिखा था। गाड़ी से उतरने के बाद बान जूयोन फौरन बेक सुजोंग के पास आता है और मजाक में कहता है, क्या तुम मुझे इतना याद कर रही थी कि पहले से ही नीचे इंतजार कर रही हो? बेक सुजोंग का चेहरा उतरा हुआ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने वो नेकलेस निकाला जो उसे मिला था और पूछती है, मुझे प्यार और आजादी दो, तुम ही ब्लैक फ्लेम ड्रैगन हो, है ना? जब उसे पता चलता है कि बान जूयोन ही ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है तो बेक सुजोंग गुस्से में वहीं उससे ब्रेकअप कर लेती है। ये सोचकर कि उसने एक बार फिर गलत इंसान पर भरोसा किया, बेक सुजोंग के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बान जूयोन सच में उससे बहुत प्यार करता है। वो उदास बैठा था। दोनों की प्यारी फोटो और रोमांटिक मैसेज देखकर बान जूयोन इस मुश्किल से मिले प्यार को छोड़ना नहीं चाहता था। ऑफिस में जब वो दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं तो बेक सुजोंग ऐसे दिखाती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं। ये देखकर बान जूयोन का दिल टूट जाता है। इसलिए वो काम के दौरान किसी को भेजकर बेक सुजोंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। बान जूयोन को चुप देखकर बेक सुजोंग भी बिना कुछ कहे दोपहर तक सोफे पर बैठी रहती है। अब बान जूयोन से और इंतजार नहीं होता और वो बोल पड़ता है। वो कहता है, मैं ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे कहने से ब्रेकअप क्यों हो? तुमने ही कहा था ना कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। इस बार प्लीज मुझे माफ कर दो। बान जूयोन बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन बदले में बेक सुजोंग बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली जाती है। इस पल उसके आंसू भी रुक नहीं पाते और बहने लगते हैं। शाम को बान जूयोन अपने दोस्त किम शिनवोन के पास जाता है ताकि उससे इस ब्रेकअप के दर्द से उबरने का कोई तरीका पूछ सके। और इस पल किम शिनवोन को भी पता चल जाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे की पहचान जान ली है। लेकिन किम शिनवोन को समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे दिलासा दे। बान जूयोन गुस्से में कहता है कि रिश्ते के लिए दोनों की सहमति जरूरी होती है, तो फिर क्यों एक के कहने पर ही ब्रेकअप हो जाता है। वो कहता है, मैं बान जूयोन इस बेरहम ब्रेकअप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। बान जूयोन मुंह से तो बहुत मजबूत बन रहा था, लेकिन जब उसे वो प्यारे पल याद आते हैं तो उसका दिल अब भी दुखता है। न्यूज में आता है कि क्या वारिस बान जूयोन की शादी करीब है। जब बान जूयोन इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था तभी इंटरनेट पर एक खबर फैल जाती है कि वो अमीर वारिस एक बड़ी उम्र की एम्प्लॉय के साथ सीक्रेटली मिल रहा है और सवाल उठते हैं कि क्या इस खबर से कंपनी के शेयर्स पर असर पड़ेगा। आर्टिकल में उसकी लड़की के परिवार के साथ डिनर की फोटो भी थी। बान जूयोन जानता था कि ये कॉम्पिटिटर कंपनी की चाल है, लेकिन उसकी चेयरवुमन दादी ऐसा नहीं सोचती थी। चेयरवुमन कहती हैं कि अगर ये सब अफवाहें हैं तो तुम उस लड़की को कंपनी से निकाल दो। ये सुनकर बान जूयोन एकदम घबरा जाता है। वो जवाब देता है कि वो इस मामले को बहुत सफाई से सुलझा लेगा। ये सुनकर चेयरवुमन बड़ी मुश्किल से मान जाती हैं और इस वक्त बान जूयोन को भी समझ आ जाता है
कि उसे अब सच में बेक सुजोंग का हाथ छोड़ देना चाहिए। बेक सुजोंग नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते की वजह से बान जू योन की वारिस वाली पोजीशन पर कोई असर पड़े, इसलिए काम के बाद वो चेयरवुमन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन बान जू योन उसे रोक लेता है। बान जू योन बेक सुजोंग से कहता है, तुम्हारी नजर में हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे से हम पर्सनली भी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अब से चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। बान जू योन को इतनी कठोरता से ये बातें कहते सुनकर बेक सुजोंग को अचानक एहसास होता है कि उसका ये सच्चा प्यार सच में खत्म हो गया है। बाहर बारिश हो रही थी और बेक सुजोंग के दिल में एक अजीब सी उदासी छा जाती है और वो प्यारे पल इस गलत वक्त पर बेक सुजोंग के दिमाग में बार बार घूमने लगते हैं। पापा कहते हैं बेक सुजोंग। वो कहती है पापा। वो पूछते हैं बेक सुजोंग क्या हुआ? वो कहती है पापा मुझे माफ कर दो, शायद मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ। मुझे लगा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ। तभी उसका भाई कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन को फूट फूट कर रोते हुए देख लेता है। भाई गुस्से में कहता है मैं अभी जाकर उस कमीने को खत्म कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है बेक सुजोंग उसे रोक लेती है। वो कहती है मैंने खुद ब्रेकअप किया था। मैंने किया था पापा। जैसे जैसे उन दोनों का रिश्ता फीका पड़ता गया, मीडिया में फैली अफवाहों का शोर भी शांत हो गया। लेकिन बॉस और एम्प्लॉय होने के नाते बेक सुजोंग को अक्सर काम के लिए बान जू योन को रिपोर्ट करना पड़ता था। इस दिन वो देखती है कि बान जू योन थककर सोफे पर ही सो गया है। उसने सोचा कि वो थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन तभी बान जू योन अचानक एक तरफ गिरने लगता है। ये देखकर बेक सुजोंग जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन शुक्र है कि बान जू योन का सिर उसके हाथ से नहीं टकराया। उसे एहसास होता है कि अब उसे उसकी परवाह करने का कोई हक नहीं है। अगले दिन बान जू योन ऑफिस जाने वाला था, लेकिन उस वक्त ज्यादा काम करने की वजह से वो बीमार पड़ गया। वो घर से बाहर निकलने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। सेक्रेटरी क्वोन बेक सुजोंग को बताती है कि डायरेक्टर बान जू योन तबीयत खराब होने की वजह से ऑफिस नहीं आए हैं। अगर तुम्हें काम रिपोर्ट करना है तो तुम मुझे बता सकती हो। बेक सुजोंग जानती थी कि बान जू योन तबीयत खराब होने पर भी काम नहीं छोड़ता। इस बार वो नहीं आया, इसका मतलब वो सच में बहुत बीमार है। ये सोचकर कि उसके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो घबराकर एक ही बार में 10 से ज्यादा दवाइयाँ खरीद लेती है और फिर तेजी से बान जू योन के घर की तरफ भागती है। उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर बेक सुजोंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और फिर वो भागकर बान जू योन के पास चली जाती है। बेक सुजोंग हर तरह की दवाई बान जू योन को खिलाती है और फिर प्यार से उसे कंबल उड़ा देती है। लेकिन जैसे ही वो उठकर जाने लगती है, बान जू योन उसका हाथ पकड़ लेता है। इस वक्त बान जू योन अपनी भारी आवाज में बेक सुजोंग को बताता है कि उसने उसे कितना याद किया। वो कहता है कि वो ये घटिया वारिस की पोजीशन भी छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर बेक सुजोंग भी बीती बातों को भुलाकर उसके साथ नई शुरुआत करने का फैसला करती है। वो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो भी कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एक पैशनेट किस के बाद दोनों दुखी मन से एक दूसरे को बाय कहते हैं, लेकिन तभी बान जू योन उसे फिर से लिफ्ट से बाहर खींच लेता है और फिर उसे कसकर गले लगा लेता है। इस वक्त वो जवान और अमीर लड़का अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे दोबारा किस करने लगता है। जब रात के 12 बजते हैं, बेक सुजोंग बान जू योन की शर्ट पहने हुए थके हुए उसे कसकर गले लगा लेती है। लेकिन उनकी सीक्रेट मुलाकात की तस्वीरें अगले ही दिन चेयरवुमन तक पहुंच जाती हैं। गुस्से में चेयरवुमन तुरंत उसे नौकरी से निकालने का नोटिस दे देती है। अपनी गलती का एहसास होने पर बान जू योन चेयरवुमन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है ताकि बेक सुजोंग कंपनी में रह सके। हालांकि चेयरवुमन ने बेक सुजोंग को कंपनी में तो रहने दिया, लेकिन उसे एक मामूली सी पोस्ट पर भेज दिया, जहां उसे रोज सामान उठाने और भेजने जैसा मेहनत वाला काम करना पड़ता था। बेक सुजोंग फोन पर बान जू योन को बताती है कि कंपनी में सब ठीक है, लेकिन एक दिन जब वो काम कर रही थी तो बान जू योन उसे वहाँ देख लेता है, जो उससे मिलने आया था। वो पूछता है तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? वो कहती है तुम्हारे लिए, जो मुझसे प्यार करते हो। सिर्फ इसी तरह हमारे पास सब कुछ ठीक करने का एक मौका है। बेक सुजोंग कहती है कि उसे मेहनत और थकान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है अब से मैं पैसे कमाकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर बान जू योन खुश भी होता है और दुखी भी। जब सुबिन को पता चलता है कि बान जू योन ने अपनी बहन के लिए वारिस का पद छोड़ दिया, तो वो उसे पूरी तरह से अपना लेता है और मिलते ही उसे जीजाजी कहकर बुलाने लगता है। बान जू योन अपने होने वाले ससुर को खुश करने के लिए खुद खाना बनाकर
उनके लिए एक शानदार डिनर तैयार करता है। पापा कहते हैं, अरे वाह, दामाद जी तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बेक सुजोंग पूछती है, क्या दामाद? भाई कहता है, वाह जीजा जी, आपने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है। बेक सुजोंग हैरान होकर कहती है, जीजा जी, अपने परिवार को अपने बॉयफ्रेंड को अपनाते हुए देखकर बेक सुजोंग का दिल खुशी से भर जाता है, जैसे उसने शहद खा लिया हो। ये पल बहुत ही प्यारा था। लेकिन बेक सुजोंग ने कभी नहीं सोचा था कि पापा उसके सामने ही बान जू-योन को रात रुककर जाने के लिए कहेंगे। बान जू-योन भी ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो अपनी खुशी छिपा नहीं पाता और बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इस दिन चेयरवुमन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हैं ताकि वो जनता को नए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के बारे में बता सकें। लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब बान जू-योन बाहर आता है। कंपनी के एम्प्लॉयज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इतना ही नहीं, बान जू-योन अपनी फैमिली के वारिस होने का भी ऐलान कर देता है। असल में चेयरवुमन ने एक नया डायरेक्टर ढूंढ लिया था, लेकिन बान जू-योन की जांच में पता चला कि उस आदमी ने न सिर्फ अपनी डिग्री में झूठ बोला था, बल्कि उसके कई लड़कियों से रिश्ते भी थे, और तो और वो कई धोखेधड़ी के मामलों में भी शामिल था। इसलिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चेयरवुमन से मुलाकात की और उन्हें ये सारी बातें बता दी। चेयरवुमन ने देखा कि नौकरी छोड़ने के बाद भी बान जू-योन कंपनी के लिए इतना वफादार है, इसलिए वो उसे डायरेक्टर के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मान गई और उन्होंने बेक सुजोंग को भी उसकी पुरानी पोस्ट पर वापस बुला लिया। डायरेक्टर और टीम लीडर बाई को वापस देखकर एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आने वाले दिनों में बान जू-योन अपनी टीम के साथ मिलकर एक के बाद एक मुश्किलों को पार करता है। चेयरवुमन को अब जाकर अपने पोते की काबिलियत का एहसास होता है। वो जानती थी कि उन्होंने इतने सालों में अपने पोते के साथ बहुत गलत किया है। चेयरवुमन रोते हुए उससे माफी मांगती हैं और फिर वो अपने प्यारे पोते को कसकर गले लगा लेती हैं। अपनी दादी की इजाजत मिलने के बाद बान जू-योन पूरी दुनिया के सामने बेक सुजोंग के साथ अपने प्यार का ऐलान कर देता है और अब अपने प्यार के रंग में रंगी बेक सुजोंग अपने बॉयफ्रेंड के पसंदीदा पंक स्टाइल में तैयार होती है और उसके साथ एक रॉक कॉन्सर्ट सुनने जाती है। कुछ समय बाद बान जू-योन बेक सुजोंग को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन सच्चा प्यार पाने वाला वो अकेला नहीं था, बल्कि वो भी था जिसे वो कभी प्लेबॉय कहता था, किम शिनवोन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पूरी स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और ड्रामा एपिसोड्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।